हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हेल्थ काफी अच्छा होगा। सो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अनअकैडमी। एंड इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई 2024 के लिए क्या रहने वाला सिलेबस फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। एंड ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ ऐसे चीजें बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताता है। मींस क्या है? मींस जो आपको सिलेबस दिया जाता है सीबीटी 1 का मैं बात करूं, फिर सीबीटी 2 का मैं बात करूं, जो ऑफिशियल सिलेबस दिया जाता है एसएससी की तरफ से, आप देखोगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कई सारे ऐसे टॉपिक देखने को मिलेगा, कई सारे ऐसे चैप्टर देखने को मिलेगा जो सिलेबस में नहीं रहता है। तो मैं यहाँ पे एनालिसिस किया हूँ लास्ट आपके लगभग 13 से लेकर 15 साल के बीच में मैं एनालिसिस किया हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ सिलेबस सीबीटी 1 का क्या रहेगा, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं दिखाऊंगा एसएससी जेई जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू क्या सिलेबस बताती है, लेकिन एक्चुअल में कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिमिलरली विद सीबीटी 2, एंड यहाँ पे जो चेंज हुआ इस बारी 2023 में, जो चेंज हुआ आप लोग का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में, मेजर चेंज हुआ आपके सीबीटी 2 में। पूरा का पूरा सिलेबस को इस बारी ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट बताया गया, इससे पहले वो डिस्क्रिप्टिव टाइप हुआ करता था। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट भी मैं सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं कि अब आपको प्रिपरेशन में क्या चेंज लाना है। इसके अलावा मेजर चेंज हुआ आपके नेगेटिव वाला मार्किंग में चेंज हुआ सीबीटी 1 में भी और सीबीटी 2 में भी, तो सबके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेजर हम लोग का जो पोर्शन रहने वाला है वो सिलेबस के ऊपर रहने वाला है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे पूरा का पूरा जितना भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके सब्जेक्ट होता है सभी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। सारे चैप्टर वाइज सारे टॉपिक का मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा नॉट ओनली सब्जेक्ट एंड टॉपिक, मैं आपको यह भी डिस्कस करने वाला हूं कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है। और किसी भी एक पर्टिकुलर जो आप लोग का रहने वाला सब्जेक्ट, सपोज करो थर्मोडायनेमिक्स या आईसी इंजन या पावर प्लांट, या फिर बात करेंगे हम लोग एमडी का, टॉम का बात करेंगे, प्रोडक्शन का बात करेंगे, कोई भी जितनी भी आपके सब्जेक्ट है, कौन कौन सा चैप्टर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको प्रायोरिटी आपको देना है, और किस किस ऐसे टॉपिक है या चैप्टर है जिसको आपको छोड़ना है। यानी कि आपको यहाँ पे ए टू जेड आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप एसएससी जे का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर करने वाले हो या आगे चलकर करोगे, तो किस सिलेबस को पढ़ना है और किसको छोड़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ए टू जेड आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। सिर्फ यहां पे हम लोग ऑफिशियल जो है आपका एसएससी जे जो देती है, अगर आप उसको फॉलो करके चलोगे ना डियर, तो आप बिल्कुल भी क्वालिफाई, यही रीजन है कि बच्चे अच्छे पढ़ने के बावजूद भी क्वालिफाई नहीं कर पाते इन्हीं रीजनों के वजह से। तो हम लोग यहाँ पे जो भी चीज ला रहे हैं वो ए टू जेड और ऑथेंटिक और बहुत ही टॉप ग्रेड का ला रहे हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी में जाके मुझे उत्तम कुमार दास सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और यूट्यूब में भी आपके लिए जल्द ही फ्री में क्लासेस चलाया जाएगा फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो चलिए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एग्जाम पैटर्न क्या है, बिकॉज यहां पे मेजर चेंज हुआ 2023 में, तो आप जो भी एग्जाम होगा उसमें यही पैटर्न आपका रहने वाला है। सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे दो पेपर आपका होता है एसएससी में, एक होता है पेपर 1, और जब आप पेपर 1 को क्वालिफाई कर जाते हो, है ना, उसके बाद आप जाते हो पेपर 2 के लिए, है ना। पेपर 1 जो होता है वो मेरा होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, यानी कि एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन मिलेगा। अगर बात करते हैं कि ये मेरा ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होता है ना, ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी होता है। लेकिन इसके बाद जो आपका पेपर 2 है, इससे पहले होता था क्या, डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी आपको रिटन एग्जामिनेशन होता था, आपको लिखना पड़ता था। 10 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन दिया जाए, आपको लिखना, जैसे सेमेस्टर में लिखते हो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको नंबर मिलता है। लेकिन अब इसको चेंज करके कर दिया गया, इसको भी सीबीटी बेस्ड टेस्ट, है ना, समझ गए ना। यानी इस बार भी ये भी आपका ऑनलाइन बेस्ड रहेगा, ये भी आपका एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन का लेवल अप हो गया है, यानी अब आपको अच्छा लेवल का दिया जाएगा, क्योंकि आप बोलोगे दोनों का एक जैसा रहेगा, नहीं है ना। चलिए अगर बात करेंगे पहला पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट देखने को मिलता है, तो एक होता है आपका रीजनिंग वाला पार्ट, एक होता है आपका जीए वाला पार्ट, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट, एंड और एक हो जाता है आपका इंजीनियरिंग वाला पार्ट। लेकिन यहां से याद रखना, अगर आप सिविल से हो तो सिर्फ सिविल से रहेगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल से, या मैकेनिकल से हो तो सिर्फ मैकेनिकल से पूछा जाएगा, समझ गए। सिमिलरली बात अगर बात करें सीबीटी 2 का, तो इसमें भी आप अगर आप हो सिविल से तो सिविल से, मैकेनिकल तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, राइट। इसके अलावा कटअप जो रेडी होता है सेक्शनल कटअप रेडी नहीं होता है, यानी कि इन तीनों में मिला के
सपोज करो ये जितना भी रहेगा, जैसे मैं अभी दिखाने वाला हूँ कि पेपर 1 का अगर बात करता हूँ तो जीए जो रहता है वो 50 क्वेश्चन रहता है, 50 मार्क्स का रहता है। रीजनिंग बात करेंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहता है, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का पूछा जाता है। और वहीं 100 पूछा जाता है आपका क्या, टेक्निकल। जैसे आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल से 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा। तो कुल मिला के 200 क्वेश्चन पूछा जाता है, 200 मार्क्स का पूछा जाता है और टाइम आपको मात्र मिलता है 120 मिनट। मैं बात करता सेक्शनल कटअप, मतलब क्या है कि अगर 200 में सपोज करो कटअप आपका जाता है 160 170, तो आपको यहाँ पे ये नहीं है कि भाई साहब इसमें भी कुछ नंबर लाना ही मुझे पड़ेगा, इसमें भी यानी जीके में भी कुछ नंबर लाना पड़ेगा, रीजनिंग में भी कुछ नंबर लाना पड़ेगा, टेक्निकल में नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सब मिला के लाना पड़ेगा जो भी कटअप होता है, समझ गए। किसी में कम आया किसी में ज्यादा आ गया तो चल जाएगा, समझ गए ना। चलिए, तो ये चीज हो गया। नेगेटिव का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे रिवाइज हुआ, फिर से इसमें भी चेंज आया, मेजर चेंज। पहले इसको बढ़ाया गया था, 033 करा गया था, लेकिन फिर से रिवाइज करके जस्ट एग्जाम से पहले आपको कर दिया गया 0.25, यानी कि अब ये चीज देखने को मिलेगा 2024, 25, 26 जितने भी एग्जाम होगा एसएससी का, सब में यही देखने को मिलेगा, जब तक कि मेजर फिर से चेंज नहीं होता। और एसएससी जो है वो डेली डेली चेंज करती नहीं है ना, या भाई 5 साल 10 साल के लिए तो फिक्स हो गया। तो पेपर 1 में 0.25, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, 1 नंबर कट जाएगा अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत करते हो तब। चलिए, ये हो गया पेपर 1 का हाल। अब बात करते हैं सिलेबस। अब बात करते हैं सिलेबस का। अगर आप सिलेबस देखते हो, सबसे बड़ा ना सिलेबस में जो मेजर आपको देखने को मिलता है डिफरेंस, वो डिफरेंस ये होता है, यहाँ लिखा कुछ रहता है, पूछा जाता कुछ। अगर सबसे बड़ा आपको रीजन पता है तो मैं आपको बता, सबसे नीचे आ जाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, मतलब प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, ये भी किस में आ जाता है, आपका आ जाता है मटेरियल साइंस में, है ना, इंजीनियरिंग मटेरियल में आ जाता है। प्रोडक्शन आपको दिखाई नहीं देगा, ना कास्टिंग है, ना वेल्डिंग है, ना मेटल कटिंग है, ना सीट मेटल है, ना कुछ है। लेकिन आप जाके एग्जाम में बैठो, आपको अप टू 10 नंबर तक, 8 से लेकर 10 नंबर, सब टाइम जो है ये 10 से लेकर 12 नंबर तक पूछा जाता प्रोडक्शन का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देखोगे आरएसी दिखाई नहीं देगा, अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, आरएसी दिखाई नहीं देगा, लेकिन आरएसी कम से कम 8 से 10 नंबर पूछा जाता है। अब बच्चे सोचते हैं भाई साहब सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा है, लेकिन फिर भी मेरा 10-20 नंबर, आप समझ लो यही, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जाओगे तो यहाँ पे 10 नंबर गया, यहाँ 10 नंबर गया, यानी आप 80 नंबर का ही तैयारी कर रहे हो। और ऐसा तो होता नहीं कि 100 का 100 आप लगा के आओगे। अब यहाँ से अगर आप 60 करोगे तो भाई साहब कितना मार्क कर गया, क्योंकि आप 20 का प्रिपरेशन नहीं करे, क्योंकि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग चला। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पैटर्न के अकॉर्डिंग चलो जो पूछा गया है। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं डिकोड करने वाला हूँ 1 बाय 1 करके। सबसे पहले बात करते हैं, क्या आप देखोगे यहाँ पे सी पार्ट क्यों लिखा गया, क्योंकि ए बी सी में यहाँ पे लिखा हूँ, ए पार्ट में लिखा हूँ जनरल इंजीनियरिंग सिविल का, फिर बात कर रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का, और सी में बात कर रहा हूँ मैकेनिकल का, इसलिए सी में कर रहा हूँ, ठीक है। पेपर वन यानी कि जो सीबीटी 1 होता है उसका मैं बात कर रहा हूँ। थ्योरी ऑफ मशीन एक आ जाए चैप्टर, और हाँ यहाँ पे लिख दिया जाए थ्योरी ऑफ मशीन। भाई यहाँ पे कितने चैप्टर हैं, कहाँ से पूछा जाता है, किससे कम किससे ज्यादा, ये कुछ नहीं मेंशन है, सब मैं बताऊंगा। फिर आता मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये 4 सब्जेक्ट तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 को, बस 4 को लिख दिया गया, कुछ नहीं यहाँ पे डिटेल कहा गया है। लेकिन क्या इससे कम क्वेश्चन आते हैं, आते कम है मानते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से आते हैं, अगर मैं बात करता हूं पेपर 1 का, तो एक हो जाता आपका क्या, थर्मोडायनेमिक्स, एक आ जाता आपका क्या, आईसी इंजन, एक आ जाता आपका आरएसी, एक आ जाता आपका पावर प्लांट, और इन सबको मिला के कहा जाता थर्मल इंजीनियरिंग। क्या कहा जाता आपका, थर्मल इंजीनियरिंग कहा जाता है। एंड सेकेंडली आ जाता मेरा फ्लूइड वाला पार्ट, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स का और हाइड्रोलिक्स वाला पार्ट। अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट को कर लोगे ना तो समझ जाओ आपका एसएससी जेई निकल गया, क्योंकि इसमें से अगर दोनों को कर लोगे तो आपका 80 नंबर के आसपास आ जाता है, 80 प्लस नंबर आ जाएगा सिर्फ इन आपके थर्मल इंजीनियरिंग को और फ्लूइड वाला पार्ट को कर दिया। क्यों, क्योंकि अगर आप थर्मल को देखोगे तो ये आपका 10 से 12 के आसपास वेरी करता है। आईसी इंजन बात करेंगे फिर से वही बात है, कभी 8 कभी 10 कभी 12 नंबर वेरी करता है। आर से भी 8 से 10 नंबर पूछा जाता है। पावर प्लांट तो है ना अप टू ये 25 से लेकर ये 35 तक चल जाता है। और अगर सेम फ्लूइड का बात करें सेम हाल वही है, ये भी 25 से लेकर 35 तक चल जाता है। और अगर हाइड्रोलिक्स का बात करें दोनों को मिला के मैं बात कर रहा हूं, तो आप खुद देख लो 10 20 30 और 30 60 और यहाँ 70 80 85 हो गया ना, थोड़ा आगे पीछे होता लेकिन 80 85 के आसपास। यानी कि इसके अलावे जितने भी बाकी सब्जेक्ट होते हैं उन सब में, जिसमें अगर प्रोडक्शन को यहाँ ऐड कर लो तो प्रोडक्शन में और 10 नंबर ऐड कर दो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप टू 90 तक से जो है वो हो गया आपके इसी से। और बाकी बचा जो है, जैसे कभी कभी मशीन डिजाइन से 0 पूछा जाएगा, कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी नहीं पूछा जाता है। सिमिलरली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कभी 0 कभी 1,
थ्योरी ऑफ मोशन का भी सेम हाल है, 1 कभी 2, यानी इन सब मिला के 10 नंबर। और इस पूरा थर्मल पार्ट को, और थर्मल पार्ट अच्छा बात पता है क्या सो, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स को अच्छी तरह से पढ़ लोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये इंटरलिंक्ड कनेक्टेड रहता है आईसी इंजन से, क्योंकि यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो भी इंजन के बारे में पढ़ते हैं वो कार्नोट से पढ़ते हैं। कार्नोट से आगे चलकर हम लोग जितने भी पढ़ते हैं, क्लोसियस थ्योरम पढ़ते हैं, जीरोथ लॉ पढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में, फिर सेकंड लॉ पढ़ते हैं एंट्रोपी के बारे में, वहां पे कॉन्सेप्ट मुझे मिलता है इंजन के बारे में मिलता है, समझ गए, जो कि क्लोसियस स्टेटमेंट देता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट देता है, वो अलग अलग इंजन के बारे में बताता है, जो बेसिकली किससे बना था, कार्नोट थ्योरम से। उसी कार्नोट थ्योरम का यूज करके अलग अलग तरह का इंजन में यूज किया जाता है, इंटरनल कंबसन इंजन में, जिसमें 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक आ जाता है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग इंटरनल भी डिवाइड किया जाता है, पेट्रोल इंजन आ जाता है, डीजल इंजन आ जाता है, और कई सारा आपको देखने को मिलेगा इंजन बनाया जाता है प्रैक्टिकल लेवल में जो यूज किया जाता है। उसी से कनेक्टेड रहता है आरएसी, बात वही है। और पावर प्लांट में भी कहीं ना कहीं उसी का यूज किया जाता है, पीवीए डायग्राम का, टीएस डायग्राम का, अलग अलग साइकिल का। तो ये आपस में कनेक्टेड रहता है। आपको जब ऑटोमेटिकली थर्मो अच्छा से क्लियर हो जाएगा ना, आप देखोगे आईसी इंजन आसानी से पढ़ लोगे, आरएसी उससे कनेक्टेड रहेगा, ये भी क्लियर हो जाएगा, है ना। और उसी तरह पावर पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हाँ उसी से इंटरकनेक्शन है। तो थर्मल पार्ट तो यही क्लियर हो गया, यानी कि लवा लवा का 50-55 नंबर तो यही हो गया। और अगर आप फ्लूइड को अच्छा से पढ़ लिए तो हाइड्रोलिक्स हो जाएगा, जहां से आपका एससी बन गया। तो ये है मेजर सेक्शन। नाउ अब बारी आता है सर जी मेरे पास अगर टाइम है, जैसे अभी अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो और आप 1 साल लेके चल रहे हो, जैसे सपोज करो जो फ्रेशर बच्चे हैं उसके लिए मैं बात करूं कि 1 साल आप मिनिमम लोगे, 8 से 10 महीना तो आसपास लगेगा ही लगेगा, बाकी का 2 मंथ आपके प्रैक्टिस के लिए और टेस्ट के लिए। और जो बच्चा मान लो पढ़ लिए हैं, जैसे जो बच्चे एक बार तैयारी कर चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन कुछ नंबर से नहीं हो पा रहा है ना, तो आप बाकी सब्जेक्ट में ध्यान दो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको पता है कि थर्मल सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है और फ्लूइड वाला पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद प्रोडक्शन वाला पार्ट। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है जिसको आप हल्के में लेके चला, उसको बारी है अच्छा करने का। लेकिन अब सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े उसके बारे में डिटेल करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहां पे बता रहा हूं, जैसे यहां पे दिया गया थ्योरी ऑफ मशीन, बात करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं यहां पे 1 बाय 1 करके बता रहा हूं। जैसे यहां से देखो थ्योरी ऑफ मशीन को पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कितना चैप्टर से पूछा जाता है, लगभग कुल मिला के यहां पे आपको पूछा जाता है 11 चैप्टर। क्या क्या है, सबसे पहले आपको पूछा जाता है जो भी मैकेनिज्म होता है उससे रिलेटेड, है ना। क्या पूछा जाता है आपको, मैकेनिज्म। तो जैसे मैंने कहा ना, मैं यहाँ पे टाइम लूंगा, मैं पूरा का पूरा एनालिसिस किया आप लोग के लिए, और उसके बाद यहाँ पे लाए, ताकि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद बच्चे को कहीं भी जाना ना पड़े कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, और कितना कहां से कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो गया पहला चैप्टर। अच्छा एक काम करता हूं, मैं यहां ना लिख के ना इस जगह पे लिखता हूं, थ्योरी ऑफ मशीन हो गया ये चीज, है ना, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पे लिखता हूं, ताकि मैं पूरा का पूरा हर एक चीज को मेंशन यहां पे कर पाऊं, ताकि इजी तरीके से मैं यहां पे आप लोगों को समझा पाऊं। चलिए देखना ध्यान से, यहां पे सबसे पहला चैप्टर क्या आ गया आपका, मैकेनिज्म, है ना, मैकेनिज्म एंड मशीन। मशीन सेकंड अगर मैं चैप्टर का बात करता हूं तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाला आ जाता है ना, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एनालिसिस वगैरह करते हैं, अलग अलग तरह का इससे रिलेटेड हम लोग को न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। थर्ड अगर बात करते हैं तो केम एंड फॉलोवर्स आ गया, केम एंड फॉलोवर्स आ गया, है ना, केम एंड फ्लोवर आ गया। फोर्थ नंबर बात करते हैं तो गियर ट्रेन वाला आ जाएगा, है ना, गियर ट्रेन वाला आ जाएगा, गियर एंड गियर ट्रेन इसमें पढ़ लेंगे, ट्रेन। फिर अगर बात करते हैं फिफ्थ नंबर में तो बेल्ट रोप वाला आ जाएगा, है ना, बेल्ट हो गया, बेल्ट हो गया, रोप हो गया, एंड आपका चेन इसमें आ जाता है, यह आ जाता है चैप्टर। अगर बात करते हैं हम लोग क्या 6 नंबर का चैप्टर कौन सा आ जाएगा डियर, तो यह आ जाएगा आपका डायनेमोमीटर वाला। क्या आ जाएगा आपका, डायनामोमीटर, डायनामोमीटर एंड ब्रेक्स इसमें आ जाता है। अगर इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहां आ जाएगा आपका स्टैटिक वाला पार्ट। क्या आ जाएगा, स्टैटिक एंड डायनामिक फोर्स, है ना, यह आ जाएगा। फिर बात करते हैं हम लोग 8 चैप्टर का, तो इसमें फ्लाईव्हील आप ले लो और गवर्नर को ले लो। क्या आ जाएगा मेरा, फ्लाईव्हील आ जाएगा एंड गवर्नर आ जाएगा, गवर्नर आ जाएगा। अगर बात करते हैं 9th नंबर में तो आ जाएगा आपका बैलेंसिंग वाला पार्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा का, बैलेंसिंग आ जाएगा। और अगर बात करते हैं 10 नंबर का तो यहाँ पे आ जाए आपका जायरोस्कोप। देखो यहाँ पे ना जो भी मैं लिख रहा हूँ प्लीज आप ना एक कॉपी लो और इसमें आज पूरा का पूरा चीज को मेंशन कर लो कि कहाँ से क्या क्या पूछा जाता है। इतना मेहनत करके कोई नहीं लाता आज के टाइम पे जितना मैं मेहनत आप लोग के लिए किया हूँ, तो इस चीज को ध्यान रखना, इस तरह का चीजें कोई मेहनत नहीं करता हर एक चीज। चलो तो ये कुल मिला के 11 चैप्टर आ जाता। अब बात आ जाता सर ये सब पढ़ना पड़ेगा क्या अगर मैं पढ़ूं तो? देखो मैं आपको बताता हूँ कुछ मेजर ऐसे 3-4 टॉपिक जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला चैप्टर जो विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पहला ये वीवीआई में बोल रहा हूं, यहाँ पे
ट्रिपल वी आई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आ जाता है मेरा गियर एंड गियर ट्रेन, ये सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप बोल सकते हो, इसको मैं वीवीआई करूंगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो बेल्ट रोप वाला से पूछा जाता है, इसको मैं वीवीआई करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर। फिर फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो फ्लाईव्हील और गवर्नर से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हो गया मेरा कुछ वीवीआई वाला, ये कुछ हो गया मेरा क्या वीवीआई वाला चैप्टर हो गया, 4 चैप्टर आ गया। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं ना तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फिर भी आप सेकेंडरी अगर चैप्टर के लिए तैयारी करना चाहते हो तो मैं कुछ बता देता हूं, आप लोग को कुछ बता देता हूं। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन से पूछ देख सकते हो थोड़ा बहुत, है ना। फिर अगर मैं बात करता हूं तो एक आ जाता है आपका क्या वाइब्रेशन वाला पार्ट, देख सकते हो यहां से कुछ क्वेश्चन। बाकी से तो बहुत बारी ना ही पूछा जाता है, क्योंकि मैं जो लास्ट 15 ईयर लिया हूं, लास्ट 15 ईयर में अब अगर मैं बात करता ना कि केमन फ्लोवर से 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन मतलब 15 साल में 7 क्वेश्चन, मतलब कभी पूछा गया कभी नहीं पूछा गया। सेम अगर बात करते हैं ब्रेक और डायनामोट है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया 15 साल में, लास्ट 15 ईयर में, समझ सकते हो, मतलब एक बारी, पता नहीं कब पूछा गया है ना। अगर बात करते हैं स्टैटिक और डायनामिक फोर्स से तो 3 बारी, 3 क्वेश्चन मात्र पूछा गया लास्ट 15 ईयर में, तो आप समझ सकते हो। अगर बात करें जायरोस्कोप से तो 2 पूछा गया है, बैलेंसिंग से 5 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसलिए इन सबको मैं नहीं लिया हूं। अगर बात करेंगे सर जो आपने कहा वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स पहला चैप्टर को कितना क्वेश्चन पूछा गया, तो डियर स्टूडेंट इसमें 100 क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट आपके 12-13 साल जितना मैं लिया हूं, है ना, इससे पूछा गया 15 ईयर के आसपास में 1500 क्वेश्चन पूछा गया है। तो समझ सकते हो पर बारी कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, आइडिया आपको लग रहा है। केम अगर बात करते हैं जैसे गियर ट्रेन से, तो यहां से कितना लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास इससे पूछा गया है। अगर बेल्ट एंड ड्रॉप बात करते हैं तो यहां पे 45-50 क्वेश्चन पूछा गया है ना। अगर बात करते हैं और मैंने कौन सा फ्लाईव्हील में कहा तो इसमें लगभग 60 क्वेश्चन पूछा गया लास्ट आपके 15 ईयर में, तो ये मेजर पोर्शन है। मतलब आप आइडिया लगा सकते हो कि हर बार 3-4 क्वेश्चन इस तरह पूछा गया है, कभी ज्यादा कभी कम है, कभी ज्यादा कमी, जैसे मैंने कहा ना थ्योरी ऑफ मशीन से कभी 2 पूछ दिया, कभी 4 पूछ दिया, है ना, कभी 0 पूछ दिया, 0 तो नहीं, इससे 2-4 5 पूछा जाता है, इस तरह से वेरी करता है, समझ गए, इस तरह से देखने को मिला। तो ये कुछ समझ गए होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। अब नाउ तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखना, जो मैं 4 वीवीआई चैप्टर बता रहा हूँ, 4 चैप्टर को आपको कम से कम कर ही लेना फिलहाल, है ना। चलो आगे बढ़े, ये क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। नाउ इट्स टाइम टू मशीन डिजाइन। बात करते हैं मशीन डिजाइन का। मशीन डिजाइन से वैसे मेजर तो नहीं पूछा जाता, लेकिन हम लोग चूंकि पूरा कर रहे हैं तो मेरा बताना जरूरी है। देखो इसमें से ना एक ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि मैंने कहा ना कई सारा ऐसा आपको ईयर देखने को मिलेगा जिसमें इससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, समझ गए ना, 0-0। मैं आपको लाऊंगा, डोंट वरी, इसके बाद और एक वीडियो लाएंगे जिसमें मैकेनिकल का मैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज बताऊंगा, लास्ट आपके 5 ईयर में सब्जेक्ट वाइज वेटेज किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। दैट्स वाई मैंने कहा ना आपको कि 3 सब्जेक्ट को पढ़ लोगे, फ्लूइड को, थर्मल को और प्रोडक्शन को, तो आपका 90 आ जाएगा, मैं बताऊंगा उसी में। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं मशीन डिजाइन का, तो चैप्टर सर कौन कौन सा पूछा जाता है। पहला आ जाता है आपका स्टैटिक और डायनेमिक लोड का, क्या जाता है आपका स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड से, डायनेमिक लोडिंग, है ना, इससे या फिर लोड समझ लो। सेकंड अगर बात करते हैं तो सॉफ्ट की वाला और कपल आ जाता है ना। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे क्या जाता है कि सॉफ्ट एंड कपल या फिर कपलिंग, ठीक है। ये थर्ड अगर चैप्टर बात करते हैं तो थ्रेडेड जॉइंट हो गया और पावर स्क्रू हो गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे थ्रेडेड जॉइंट्स एंड पावर स्क्रू। मैं अच्छे से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग भी क्या करो, आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना बुक में, इसलिए मैं अच्छे से साफ सुथरा मैं जितना ट्राई कर रहा हूं, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं वेल्डेड जॉइंट और रिविटेड जॉइंट जा जाता है, इसको मैं ऐड कर सकता हूं, है ना, रिविटेड एंड वेल्डेड जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट से पूछा जाता क्वेश्चन है ना। और अगर बात करते हैं 5th नंबर का तो यह आ जाता है आपका बियरिंग वाला पार्ट, बियरिंग ब्लैक। अगर बात करते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ब्रेक्स हो गया, क्लच हो गया, है ना, क्लच हो गया एंड बियरिंग से पूछा जाता है। इन सबको यहीं भी रख दिया, ये बियरिंग है लास्ट में, यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ, है ना, बियरिंग्स। ये कुछ 5 चैप्टर है। बात करते हैं सर कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है या सब है। डियर इसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड योर ब्रेक, क्लच एंड बियरिंग, बस यही मैं बोलूंगा वीवीआई, इसके अलावे कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं रीजन बताऊं क्यों, समझना। लास्ट 15 साल में इससे या 13-15 साल के आसपास जो भी मैं लिया हूं, लगभग 15 हो ही जाएगा, 3 क्वेश्चन आया है, 3 क्वेश्चन, मतलब कभी पूछ दिया इसका मन नहीं है, 15 साल में 3 बार पूछा है, 3 क्वेश्चन ओनली पूछा है। सेम हाल इसके साथ है, 3 क्वेश्चन पूछा है, इसको थोड़ा 7 क्वेश्चन पूछ दिया है, इसको थोड़ा 9 क्वेश्चन पूछ दिया है ना। लेकिन अगर बात करेंगे इस वाले से 5th चैप्टर से, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 34 है,
35 के आसपास। तो आप देख सकते हो 35 क्वेश्चन, यानी कि हर बार ठीक ठाक, मतलब कभी कभार पूछा गया, इससे क्वेश्चन आता है, समझ गए ना, मतलब 2 क्वेश्चन के आसपास समझ सकते हो कि आता है। तो अगर कभी आया है तो इसी चैप्टर से आता है, अदरवाइज नहीं आता है, तो ध्यान रखना। बाकी आप पढ़ सकते हो सबको, लेकिन आपको ट्राई करना है कि इसको मुझे गलती से भी नहीं छोड़ना। होता नहीं लास्ट टाइम में सर बहुत सारा सिलेबस, हमेशा बच्चे बोलते हैं, और क्यों बच्चे कुछ ऐसे सिलेक्टेड बच्चे होते हैं जो इसमें भी क्वालिफाई कर जाते हैं फटाफट दिमाग लगा के, क्योंकि उसको समझ में आता है ना कि ये जो रायता जैसा फैला हुआ है ना इतना सिलेबस, इसमें सिलेक्टेड पोर्शन मेरा क्या है, उसको वो ज्यादा मेजर लिए करता है, बाकी चीजों को थोड़ा बहुत देख लेता है, लेकिन उसको गलती से भी नहीं छोड़ता है। तो वो मैं आपको बता, दैट्स व्हाई मैंने कहा कि आई विल टेक टाइम, मैं थोड़ा टाइम लूंगा, बिकॉज मैं यहाँ पे अच्छी तरह से आप लोग को बताने वाला हूं। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में। चलो भाई देख लेते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सर कितने ऐसे चैप्टर है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल मिला के इसमें आपका 10-11 चैप्टर आ जाता है। मैं डिस्कस आप लोगों को किए देता हूं। सबसे पहला आ जाता है फोर्स एंड फोर्स सिस्टम। पहला चैप्टर क्या आ जाता है सबको पता है, फोर्स एंड फोर्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम है ना, पहला तो चैप्टर हो गया। अगर मैं सेकंड चैप्टर का बात करता हूं तो मोमेंट एंड कपल, क्या आ जाता है मेरा, मोमेंट्स एंड कपल। कपल देखो सेकंड सीबीटी में ज्यादा इतना नहीं बताने का जरूरत है कि सेकंड पेपर में पूरा का पूरा हर एक सब्जेक्ट का दिया गया है ना, लेकिन फर्स्ट वाले में बहुत कम दिया गया, पूछा बहुत ज्यादा है ना। और मैंने आप पहले सीबीटी 1 को क्वालिफाई करोगे तब तो सीबीटी 2 की ओर जाओगे, समझ गए। और कहीं ना कहीं इसको अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना तो 190% सिलेबस जो है ना दोनों का सेम रहता है ना, दोनों का सेम। अलग बस अंतर ये रहता कि उसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है, और फर्स्ट वाले पेपर में ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है, वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलता है। बात करते हैं थर्ड चैप्टर, दैट इज कॉल्ड योर फ्रिक्शन आ जाता है मेरा, है ना। अगर बात करते हैं फोर्थ का तो वही बात करते हैं सेंट्रोइड का। इसमें क्या आ जाता है मेरा, सेंट्रोइड आ जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तीनों चैप्टर को मैं मेंशन कर देता हूं। फिफ्थ का अगर बात करता हूं तो ट्रस और बीम वाला पार्ट आ जाता है, क्या आ जाता है, ट्रस एंड बीम आ जाता है चैप्टर। अगर मैं 6 नंबर का बात करता हूं तो इसमें क्या क्या आ जाता है, आ जाता है मेरा काइनेमेटिक्स का, है ना, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। तो इसमें मैं कर देता हूं काइनेमेटिक्स। अगर आप लोग को, चलिए बताइए मुझे, कोई कमेंट करके बताना यहाँ पे कि क्या अंतर होता है काइनेटिक्स में और काइनेमेटिक्स में, है ना। वैसे मैं इसको जब पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तब मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी बताना कितने बच्चे इसके बारे में बता पाएंगे। तो ये क्या हो गया, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, इसी में आ जाता है, क्या आ जाता है मेरा, रिजिड बॉडी आ जाता है। चलिए अगर 7th नंबर का बात करता हूं तो आ जाता है मेरा क्या, वर्क पावर एंड एनर्जी, क्या आ जाता है मेरा, वर्क पावर एंड एनर्जी, ये चैप्टर आ जाता है। अगर मैं बात करता हूं किसका, 8th नंबर चैप्टर में, यहां पे लिख देता हूं 8th नंबर का चैप्टर आ जाता तो आपका आ जाता वर्क, है ना, आपका वर्चुअल जो वर्क होता है, वर्चुअल वर्क एंड सिंपल मशीन, ठीक है, सिंपल मशीन से आ जाता है ना, कई सारा क्वेश्चन आप देखने को मिलता है ना। चलिए 9th नंबर बात करते हैं तो इम्पल्स आ गया, है ना, इम्पल्स से आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक सेकंड, मोमेंटम में बोलना चाह रहा था, मोमेंटम एंड कोलिजन, कोलिजन, और इसी में मैं ऐड कर देता हूं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड अगर ना, चलो इसी में मैं ऐड कर देता हूं, चलो ठीक है, और 10वां चैप्टर में बोल देता हूं प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन। सर इसमें तो कई सारे चैप्टर है, हाँ भाई है। अब बात करते हैं सर इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे देखने को मिलता है, तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है वाला वाला फोर्स एंड फोर्स सिस्टम से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता, कम बट देखने को मिलता है ना। अगर देखने को मिलेगा तो इसी से देखने को मिलेगा। इसके अलावे अगर बात करा जाए तो कोई भी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। अगर सेकंड में किसी को रखना चाहूंगा तो फ्रिक्शन से, अगर कुछ कभी कभी पूछा जाता, मतलब कभी पूछा कभी नहीं पूछा, या कभी एक क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब समझ सकते हो कि एक क्वेश्चन, मतलब इससे एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा एक बारी, और इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा अगर पूछना तो, या इससे कभी 1 से 2 भी पूछाएगा, कभी 3 भी क्वेश्चन पूछ देता है, और यहां से 1 कभी 2 क्वेश्चन, कुल मिला के कभी अगर 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया तो ये दोनों चैप्टर का मेजरली पूछा जाता है। कौन सा, वीवीआई में कर देता हूं, ये एक फ्रिक्शन वाला, इससे पूछा जाता है। लेकिन बाकी का हाल खराब है, क्योंकि कपल एंड मोमेंट का बात करेंगे तो अभी तक आप 15 में मुझे 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेंट्रोइड ये सब अगर बात करेंगे तो 8, 15 साल में, मतलब कभी पूछा कभी नहीं पूछा, है ना। चलो फिर बात करते हैं हम लोग इससे, तो 10-12 क्वेश्चन इससे पूछा गया था। ट्रस एंड बीम अगर बात करते हैं तो एकदम पढ़ना ही मत, है ना, एक क्वेश्चन पूछा गया लास्ट 15 ईयर में। अच्छा अगर बात करते हैं किसका, वर्क पावर एनर्जी का, तो वर्क पावर एनर्जी से हाँ 12 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया, समटाइम पूछा गया, समटाइम नहीं पूछा गया। अगर बात करते हैं वर्चुअल वर्क से तो बहुत गंदा हाल है, 3 क्वेश्चन, इससे ही बात करेंगे तो 3 क्वेश्चन के आसपास है, 3 से 5 क्वेश्चन, और प्रोजेक्टाइल मोशन से 6 क्वेश्चन के आसपास, 5-6 क्वेश्चन पूछा गया। जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं उससे कितना क्वेश्चन पूछा गया सर वो थोड़ा बता दिए। जैसे अगर बात करते हैं इससे तो 30-35 तक क्वेश्चन पूछा गया लास्ट 15 ईयर में मैं देखा हूं,
है ना। अगर बात करते हैं किसका, फ्रिक्शन से, तो लगभग आपका 21 से लेकर 25 क्वेश्चन तक पूछा गया। तो यही दो मेजर सेक्शन है, बाकी सबसे 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछा गया 15 साल में, तो उसे आप आइडिया लग जाएगा। तो ये दोनों मेजर आपको ध्यान देना है, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे फिर भी अगर आपको बोलूं इन दोनों चैप्टर के अलावे कौन कौन सा ध्यान देना है, तो थोड़ा आप ध्यान दे सकते हो इसमें काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल में ध्यान देना, एंड रिजिड बॉडी में, एंड सेकंड में बोल सकता हूं वर्क पर एनर्जी में। तो ये मैं एक ब्लैक कलर से दो और ग्रीन, ये दो में मेंशन करना चाहूंगा आपको। चलिए तो ये भी हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है मेरा क्या, सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से सर कितना पहले चैप्टर है जहां से मुझे क्वेश्चन देखने को मिलता है, एंड कहां से मोस्ट इंपोर्टेंट। ये तो है इंपोर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। देखो सबसे पहले आ जाता है मेरा क्या, सिंपल स्ट्रेस, आपको पता है सिंपल स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है। फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेस एंड मोर सर्किल वाला, है ना। तो क्या आ जाएंगे हमें, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इसमें आ जाता है क्या मेरा, मोर सर्कल, ठीक है। थर्ड अगर चैप्टर में बात करता हूं तो वही शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना, ठीक है, SFD एंड BMD इसके में आ जाता है। अगर बात करते हैं हम लोग फोर्थ नंबर का, तो ये आ जाता है आपका बेंडिंग स्ट्रेस एंड जो आपका शेयर स्ट्रेस देखने को मिलता है बीम में, तो बीम का यहाँ पे आ जाता है ना, चाहे मेरा रहेगा शेयर एंड बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, ओके। फिफ्थ अगर मैं बात करता हूं तो आ जाता है मेरा टॉर्सन वाला चैप्टर, है ना, टॉर्सन इन शाफ्ट देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। फिर आ जाता है मेरा थिन और थिक सिलेंडर वाला, क्या जाता है मेरा, थिन एंड थिक सिलेंडर भी रहता है, स्पेयर भी देखने को मिलता है ना, ये आ गया। एंड सेवेंथ अगर बात करते हो तो थ्योरी ऑफ कॉलम वाला, है ना, ठीक है। 8th नंबर में बात करता हूं तो स्ट्रेन एनर्जी देखने को मिलता है, स्ट्रेन एनर्जी देखने को मिलता है। अगर मैं यहां पे आ जाता हूं 9th नंबर में, तो डिफ्लेक्शन वाला पार्ट आ जाता है, मेरा चैप्टर आ जाता है, क्या आ जाता है मेरा, डिफ्लेक्शन एंड स्लोप ऑफ बीम, है ना, डिफ्लेक्शन एंड स्लोप ऑफ बीम। 10th का बात करेंगे थ्योरी ऑफ फेल्योर, एंड अगर बात करेंगे 11th का तो स्प्रिंग। ये आपका टॉपिक जो है ना, मतलब ये सेशन बड़ा होगा ही, क्योंकि हर एक चीज को डिटेल में समझा रहे हैं, तो इट विल टेक टाइम, है ना। चलो बात करते हैं सर जी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बताओ। तो भाई साहब पहला चैप्टर इज वेरी वेरी सुपर इंपोर्टेंट, है ना, इससे 100% है कि हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता, कम ज्यादा बट देखने को मिलता, श्योर शॉट है ना। फिर बार आ जाता है मेरा क्या, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इजी क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ आपका कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है, समटाइम न्यूमेरिकल दिया जाता है, तो लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अगर बात करते हो तो टॉर्सन इन शाफ्ट, टॉर्सन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, अलग अलग तरह का बेंडिंग, आई मीन टॉर्क का बात करा जाए, टॉर्सन कैसे प्रोड्यूस होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। थ्योरी ऑफ कॉलम से आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन है। तो ये कुछ 3 हो गया। अगर बात करते हैं इसके अलावे, एंड आपका ये हो गया 2 4 चैप्टर तो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बस इन सब में आपको ध्यान देना है ना, इन सब में। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर क्वेश्चन आप जानना चाहते हो तो देख लो। जैसे आप बात करते हैं स्प्रिंग वगैरह में, तो लास्ट 15 ईयर में 5, इसमें 6, इससे 8, इससे 5, इससे अगर बात करेंगे तो 9 पूछा गया है। स्पेयर वगैरह से 3 सिलेंडर से 10 क्वेश्चन मात्र पूछा गया है। बीम में अगर बात करेंगे तो बीम स्ट्रेस वगैरह में अगर बात करा जाए तो इससे 10-15 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन फिर भी इन सब के लिहाज से बहुत ही कम है। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल, इससे तो 14-15 क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये कुछ चैप्टर जैसे इससे अप टू 100 क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात करते हैं शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो 50 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया है। अगर मैं बात करता हूं किससे, अगर मैं बात करता हूं कि इससे टॉर्सन से, तो इससे आपका लगभग 35 से लेकर 40 क्वेश्चन तक पूछा गया है। अगर थ्योरी ऑफ कॉलम से बात करते हैं तो लगभग अगर मैं बात करता हूं इसका, तो 35 के आसपास पूछा गया है। तो आप देख सकते हो ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है। नाउ अब बारे आ जाता है दैट इज कॉल योर थर्मोडायनेमिक्स। आप यहां पे देख सकते हो थर्मोडायनेमिक्स का कई सारा टॉपिक यहां पे मेंशन करा गया है, कई सारा टॉपिक यहां पे मेंशन करा गया। जैसे बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो भाई प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस समझ लो कब आता है, पहले आ जाता है आपका जीरोथ लॉ।
बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ के बाद आ जाता है आपका सेकंड लॉ, फिर आ जाता है आपका सेकंड लॉ में एंट्रोपी आ जाता है, एंट्रोपी के बाद आ जाता है एवाबिलिटी, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्योर सब्सटेंस, तो उसके बाद का चैप्टर, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया गया। फिर यहाँ पे देखो फर्स्ट लॉ पीछे आ गया, फिर सेकंड लॉ, लेकिन जीरोथ लॉ से भी क्वेश्चन रहता है। अच्छा जीरोथ लॉ ही नहीं, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सिस्टम का, सराउंडिंग का, समझ गए मेरी बात की नहीं, इसके अलावा जो अलग अलग प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, एडियाबेटिक, पॉलीट्रोपिक, समझो, इसके हीट ट्रांसफर, ये सब पूछा जाता है, टाइप ऑफ सिस्टम कौन सा था, बाउंड्री, इमेजिनरी, ये सब का एग्जांपल आपको पूछा जाएगा। तो ये कई सारा चीजें जो आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं रहता, डायरेक्ट बोल दिया फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, लेकिन जीरोथ लॉ से कई सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जैसे थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है, ओके, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल, मतलब ये खत्म हो गया, यही आपका हो गया, इसे इतने ही थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर दिया। देखो कितना छोटा दिया गया थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन एक्चुअल में इतना नहीं है, कई सारा आपको देखने को मिलता है ये, क्योंकि एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ आइस इंजन, अभी आइस इंजन स्टार्ट हो गया। तो ये हो गया आपका चैप्टर क्या, थर्मोडायनेमिक्स है, दिस इज योर थर्मोडायनेमिक्स, डायनामिक्स। तो सर बता दिए इससे कितना चैप्टर है, थोड़ा खोल के, चलो भाई बताते हैं, इसीलिए मैं बैठा हूं यहाँ पे आप लोग के लिए। देखो सबसे पहले आपका जो पहला रहेगा वो रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, के क्या आ जाएगा मेरा पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जीरोथ लॉ ऑफ टीडी। सेकंड चैप्टर का अगर मैं नाम लेता हूं तो दैट इज कॉल्ड योर, क्या आ जाएगा मेरा, सेकंड लॉ, सॉरी फर्स्ट में, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी। फिर आ जाता थर्ड चैप्टर क्या, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर अगर मैं फोर्थ का बात करता तो एंट्रोपी, वैसे सेकंड लॉ से एंट्रोपी आया है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा टॉपिक तो हम लोग अलग से पढ़ते हैं। फिफ्थ में अगर बात करता हूं तो आ जाता है एवाबिलिटी वाला और इनरिवर्सिबिलिटी वाला, क्या आ जाता है मेरा, एवाबिलिटी आ जाता है ना, एंड क्या आ जाता है मेरा, इनरिवर्सिबिलिटी आ जाता है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात की नहीं। अगर मैं 6 नंबर का बात करता हूं तो आ जाता है मेरा ये जो स्टार्टिंग में लिखा गया था, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, है ना, प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंस, एंड यहाँ पे मिक्सचर भी आ जाता है ना, मिक्सचर वाला पार्ट भी आ जाता है। एंड अगर बात करेंगे 7th नंबर का तो लास्ट आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन, जबकि यहाँ पे कोई मेंशन ही नहीं है ना, थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है डियर, है ना, टीडीएस रिलेशन हमारा जानते हो ना, वो पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे कहीं मेंशन है, नहीं मेंशन है। तो पहली बात देखो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जीरोथ लॉ मेंशन ही नहीं है, पूछा जाता है। और जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो यहाँ पे कितना बड़ा ये हास्यप्रति का बात है कि यहाँ पे जीरोथ लॉ के बारे में बोला ही नहीं है गया, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो आपके लिए है ना फॉर एसएससी जेईई, वो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जीरोथ लॉ ही है ना। क्यों, मैं बताऊं आपको, क्योंकि लास्ट 15 ईयर में अगर टोटल क्वेश्चन का बात कर रहा हूं ना, सबसे ज्यादा इसी से पूछा गया, 104 से लेकर 110 नंबर तक पूछा गया क्वेश्चन, 110 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, इतना किसी से नहीं पूछा गया जिससे उसे, और यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया, समझ रहे हो ना। यही रीजन आता है, बच्चे को सिलेबस तो ध्यान देते हैं, लेकिन एग्जाम पैटर्न और प्रीवियस का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना। अगर बात करते हैं फर्स्ट लॉ का, तो फर्स्ट लॉ भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इससे भी लगभग आपका 50 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ का बात करते हैं तो इसमें 60 पूछा गया, मतलब कि 60 से लेकर आप 70 क्वेश्चन बोल सकते हो, यानी कि फर्स्ट लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेकंड लॉ है, ध्यान देना। और मैं यहाँ पे एंट्रोपी को नहीं ऐड कर रहा हूं, अगर एंट्रोपी को ऐड करोगे ना तो इसमें 40-45 को नंबर क्वेश्चन यहां से पूछा गया लास्ट 15 ईयर में, यानी कि अगर मैं इसको भी ऐड कर देता हूं तो सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि ये भी 100 पार हो गया। तब उस हिसाब से बेसिक कॉन्सेप्ट से ज्यादा और जीरोथ लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड लॉ, अगर एंट्रोपी को ऐड कर दे तो, लेकिन अलग अलग मैं करा हूं तो यहाँ पे यानी कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एंट्रोपी तीनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, एवाबिलिटी रिवर्सिबिलिटी आप छोड़ सकते हो, बिकॉज लास्ट 12-13 साल में जो मैं लिया हूं, किसी कई बार मैं 12 का लिया हूं, किसी में 13 का लिया, किसी में क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन 13 साल पक्का, 13 से 15 के बीच में। तो लास्ट 15 ईयर मुझे देखने को कितना मिला, ओनली डियर 2 क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चन, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, भाई साहब एक चीज में बोलना भूल गया, सॉरी, जीरोथ लॉ में पूछा गया था बेसिक कॉन्सेप्ट से 110 क्वेश्चन, भाई साहब इससे मुझे देखने को मिला 120 से लेकर 125 तक, ठीक है, 120 से लेकर 125 तक मुझे देखने को मिला है, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, गैस मिक्सचर, समझ गए, गैसेस एंड गैस मिक्सचर, तो ये ना, ये तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं लास्ट में बता रहा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस। इसीलिए देखो यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करा गया ना प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस को, तो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, ये जो आपका दिया गया, इसको मैं दोनों को ब्लू से कर देता हूं, ये पहला वाला और आपका 6 चैप्टर वाला, है ना, इन दोनों। थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन में बात करेंगे ओनली 5 क्वेश्चन, तो आप इसको भी इग्नोर कर सकते हो, लेकिन आपको ये आपका 2 ब्लू वाला और 3 ग्रीन वाला आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ गए ना। और थर्मो तो भाई सबको पता है कि पूरा पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स अगर नहीं पढ़ोगे अच्छे से तो आईसी इंजन समझ नहीं आएगा, पावर प्लांट नहीं समझ आएगा, आरएसी नहीं समझ आएगा, क्योंकि थर्मल इंजीनियर पूरा कनेक्टेड रहता है आपस में,
इसलिए देखो ना, अगर आप ध्यान दोगे पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साथ मेंशन करा गया है, इसमें आपको सब मिल जाएगा, आरएसी, थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन। देख लो अभी मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से खत्म हो गया। अब देखो मैं मान लो ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, अब यहाँ पे स्टार्ट होता है एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ आईसी इंजन, या आईसी इंजन यहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर आईसी इंजन का परफॉर्मेंस, आईसी इंजन का कंबसन, आईसी इंजन का कूलिंग और लुब्रिकेशन, है ना, ये दिया गया। लेकिन यहाँ पे आईसी इंजन का एयर स्टैंडर्ड साइकिल दे दिया गया, ठीक है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में हम लोग पढ़ेंगे ऑटो, डीजल, डुअल के बारे में, है ना, स्टर्लिन के बारे में। लेकिन यहाँ पे आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया, जिसमें 4 स्ट्रोक आ जाता है, 2 स्ट्रोक आ जाता है, समझ गए। ये सब के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं किया, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, वैसे चलो ये पढ़ना ही पड़ता है। अब यही खत्म कर दिया गया, क्योंकि इसके बाद रैंकाइन साइकिल ऑफ स्टीम बॉयलर जो है ना, ये आपका आ जाता है पावर प्लांट का, दिस इज जो पावर प्लांट हो गया। लेकिन चलो हम लोग आईसी इंजन को डिस्कस करते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। एंड यहां से लेकर आपको जो दिया गया है ना ये, एंड ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक, दिस इज कॉल योर आईसी इंजन। ये क्या आपका आईसी इंजन है, ठीक है सर। आईसी इंजन में सर कितना चैप्टर है, एक सेकंड में सभी चीजों को बड़ी अच्छे से मेंशन कर रहा हूं। ओके, इसमें कुल मिलाकर आपको 6-7 चैप्टर देखने मिलता है। पहला चैप्टर आ जाता है मेरा क्या, जो यहाँ मेंशन करा गया, एयर स्टैंडर्ड साइकिल। सबसे पहले आपको यही पढ़ना पड़ेगा। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट तरह का साइकिल जो होता है ना, वो हम लोग को देखने को मिलता है। जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्नोट से, स्टर्लिन से, है ना, और कई सारा हम लोग साइकिल पढ़ेंगे, ऑटो, डीजल, डुअल, और कई सारा इरिक्शन साइकिल पढ़ेंगे। सब में क्या क्या इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, क्या सब में डिफरेंस है, पहला साइकिल को दूसरा साइकिल से क्यों रिप्लेस करा गया है, सब में कुछ ना कमी था जिसके वजह से करा गया, बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ाया जाएगा। तो ये हो गया पहला आपका। सेकंड अगर बात करा जाए तो प्रैक्टिकल साइकिल, यानी कि आईसी इंजन, एसआई इंजन, यानी कि जो आईसी इंजन होता है उसको 2 भाग में डिवाइड करा गया है, एसआई इंजन में और सीआई इंजन में। सबको पता है क्या होता है ना, सबको पता है। एसआई बोले तो स्पार्क इग्निशन इंजन, और सीआई बोले तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन। जिसमें डीजल का यूज करते हैं उसको सीआई इंजन कहते हैं, जिसमें पेट्रोल का यूज करते हैं उसमें हम लोग एसआई इंजन कहते हैं। क्यों भाई साहब, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ एसआई इंजन में पेट्रोल केवल हवा लिया जाता है, और पेट्रोल दोनों इनलेट थ्रू, जो इनलेट वाल्व होता है सिलेंडर के अंदर, उसमें मेरा हवा और पेट्रोल दोनों, यानी एयर प्लस पेट्रोल दोनों आता है ड्यूरिंग दी एसआई इंजन, यानी स्पार्क इग्निशन इंजन। और उसमें स्पार्क प्लग लगा रहता है, स्पार्क से पावर स्ट्रोक मिलता है, जब सक्शन के बाद कंप्रेशन के बाद पावर स्ट्रोक होता है। लेकिन इनके सब सीआई इंजन जिसमें डीजल ही यूज करते हैं, तो डीजल में क्या होता है, केवल हवा इनलेट में लिया जाता है। इसी के लिए हम लोग डीजल छिड़का जाता है पावर स्ट्रोक के टाइम, सक्शन होने के बाद, कंप्रेशन के बाद डीजल छिड़का जाता है, जिसके लिए यूज किया जाता है फ्यूल इंजेक्टर का। इसलिए कई बार पूछा जाता है कि भाई साहब फ्यूल इंजेक्टर कहाँ यूज करते हैं, सीआई इंजन में। और पेट्रोल इंजन में क्या करते हैं, आपका स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग मेरा सीआई इंजन में नहीं होता है, और मेरा एसआई इंजन में आपका क्या नहीं होता, फ्यूल इंजेक्टर नहीं होता है। इसके अलावा इनटेक में केवल हवा लिया जाता है, इसमें हवा और पेट्रोल दोनों लिया जाता है। यानी इसी को कहा जाता है ऑटो साइकिल, इससे चलता है, और ये चलता है डीजल में, डीजल साइकिल में, समझ गए। जिसमें ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर होता है, चेक करने के लिए उसका कि कितना अच्छा फ्यूल है, डीजल या पेट्रोल है, समझ गए। और एक कार्बोरेटर पूछा जाए, कार्बोरेटर कहाँ यूज करते हैं, एयर पेट्रोल को मिक्स करने के लिए, तो यानी सीआई इंजन में यूज करेंगे। तो कई सारी चीज़ है, ये सब पढ़ेंगे, क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सभी सब्जेक्ट को आपको फिल करना पड़ेगा। चौथा अगर मैं टॉपिक का बात करता हूं तो फ्यूज। भाई साहब देखो, फ्यूज कई तरह का होता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। भाई हम लोग करते हैं ना सीएनजी गैस वगैरह यूज करते हैं, एलपीजी गैस यूज करते हैं, लिक्विड में भी करते हैं, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, एल्कोहल, ये सब हो गया आपका। और अगर बात करें गैस में, तो देख लो गैस में हाइड्रोजन गैस भी आ जाता है, और मैंने सीएनजी वगैरह तो कहा ही आपसे, ये सब। लेकिन हम लोग ज्यादा यूज करते हैं केमिकल, हम लोग जो यूज करते हैं, मतलब आई मीन फ्यूल जो यूज करते हैं मेनली, वो पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं मेनली। आप देखोगे, है ना, गैस का भी यूज करते हैं मेनली, मेजरली आप देखो ना, कोई भी जितने इंजन चल रहा, कार चल रहा, बाईसाइकिल चल रहा, वो कार और पेट्रोल और डीजल से चल रहा है। यानी कि हम लोग जो यूज करते हैं वो हो जाता है मेरा क्या, लिक्विड फ्यूल। और लिक्विड में भी जो बनाता है वो रहता है हाइड्रोकार्बन बेस्ड केमिकल फ्यूल। केमिकल, उसके अंदर का केमिकल एनर्जी रहता है, वो जब जलता है तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और उस हीट एनर्जी से पावर मिलता है, जिससे गाड़ी चलता है। तो उसके बारे में पूरा पढ़ा जाएगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात करते हैं 5th नंबर का चैप्टर, तो सुपर चार्जिंग, SUPER, सुपर चार्जिंग ऑफ SI एंड CI इंजन दोनों में, चाहे ऑटो रहे या डीजल रहे, दोनों में हम लोग क्या करते हैं, सुपर चार्जिंग करते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से मेरा एफिशिएंसी बढ़े। अब सुपर चार्जिंग का था, हाई डेंसिटी का एयर डाला जाता है ताकि उसके एफिशिएंसी बढ़ पाए, है ना, पावर मुझे ज़्यादा मिले। चलिए 6th नंबर का अगर मैं बात करता हूँ, तो लास्ट आ जाता है आपका परफॉर्मेंस चेक करने का, है ना, आईसी इंजन का परफॉर्मेंस एंड टेस्टिंग, है ना। और लास्ट 7th आ जाता है वही ठंडा करने वाला काम और कूलिंग करना का। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को समझ नहीं आता कि कूलिंग सर जब कर ही रहे हैं तो लुब्रिकेशन का क्यों जरूरत पड़ता है। डियर स्टूडेंट देखो, कूलिंग आप करोगे एक लिमिट तक करोगे, ठंडा कितना ही कर लोगे, है ना। और लुब्रिकेशन जो होता है ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये दोनों आ जाता 7 चैप्टर। अब आ जाता 7 चैप्टर तो हो गया सर 7th। इसमें से बताइए इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका जो दिया गया है स्टैंडर्ड साइकिल जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जाता है VVI, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर अगर बात करेंगे उसके बाद आ जाता आपका, अगर बात करें एक से एक जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि आईसी एसआई इंजन, सीआई इंजन, फ्यूल,
एंड अगर बात करेंगे कौन सा, आईसी इंजन का परफॉर्मेंस टेस्टिंग और कूलिंग और लुब्रिकेशन, ये सब एक जैसा, मतलब सब पे अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊं ना तो इसमें लगभग 85 से लेकर 90 क्वेश्चन पूछा गया आसपास, है ना। लेकिन अगर बात करेंगे इन सब से तो सबसे लगभग 25-30 सबसे, है ना, 25 से लेकर या 20-25 या फिर 25-30 इस तरह क्वेश्चन पूछा गया लास्ट 20 ईयर में ना, मतलब एक दो क्वेश्चन दो क्वेश्चन के आसपास सबसे लगभग पूछा जाता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, और से आप मेजरली देख सकते हो 15 या 45, 15 चौके 60, तो 4 6 तो वही हो गया ना। यहाँ से आपका 6-7 क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से, पर्टिकुलर उस चैप्टर से ही, और से 2 क्वेश्चन के आसपास, या कम ले लो तो 6 2 8, या कभी 7 2 9, या कभी यहाँ पे 8 पूछ दिया तो ऐसे 2, है ना। और इन सब से बाकी जैसे मैंने कहा सुपर चार्जिंग कभी पूछा गया कभी नहीं पूछा गया, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। चलिए तो ये हो गया, आप समझ गए यहाँ से। ओके 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 ओके, तो आईसी इंजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना। अब बात करते हैं दैट इज कॉल्ड योर पावर प्लांट का। अभी मैं आगे क्यों बढ़ रहा हूँ, अभी तो और कथा है। अब यहाँ जैसे स्टार्ट होता है रैंकाइन साइकिल ऑफ सिस्टम, बॉयलर, क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, फिटिंग एंड एसेसरीज, एयर कंप्रेसर, देयर साइकिल्स, रेफ्रिजरेशन साइकिल्स एंड प्लांट ऑफ नोजल, स्टीम टरबाइन। यहाँ पे ना आपको आरएससी के बारे में कहा गया है ओनली रेफ्रिजरेशन साइकिल, लेकिन आपको पूरा आरएससी भी पढ़ना पड़ता है। यहाँ मेंशन उतना नहीं करा गया है, लेकिन आपको आरएससी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आरएससी का सिलेबस, जस्ट अ मिनट मैं उसको भी बता देता हूँ, है ना, छोटा सा टॉपिक है, आरएससी बता देता हूँ। आरएससी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसमें मेजर जो होता है ना, एक हो जाता है आपका क्या वीसीआरएस, है ना, वीसीआरएस सबको पता है, एक आ जाता है मेरा वीएआरएस, 2 हो गया, एंड 3 आ जाता है आपका रेफ्रिजरेंट के बारे में, है ना, रेफ्रिजरेंट जो कूलेंट का काम करता है, जो ठंडा रखता है ना, रेफ्रिजरेंट हो गया, एंड देयर इक्विपमेंट या फिर देयर प्रॉपर्टीज, है ना, एंड देयर प्रॉपर्टीज, है ना, रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टी जैसे R11 हो गया, R12 हो गया, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कई सारा ऐसा हो जाता है, ठीक है। 500 ग्रुप का आता है, 700 ग्रुप का आता है, रेफ्रिजरेंट का बात करते हैं जो ठंडा रखता है। एंड लास्ट आ जाता है मेरा क्या, इक्विपमेंट जो यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन के लिए, है ना, रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट। तो ये तो इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है इक्विपमेंट वाला, लेकिन मेजर में इंपॉर्टेंट बोलूंगा तो पहला वीसीआरएस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप आरएससी को टेकल करना तो इस चैप्टर को पढ़ लो, आपका लगभग क्लियर हो गया, क्योंकि इसी से मेजरली पूछा जाता है। उसके बाद अगर कहा जाए तो रेफ्रिजरेंट और उसका प्रॉपर्टी से बड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए वीआरएस बहुत ही कम पूछा जाता है, बहुत कम, लिमिटेड, मतलब एक क्वेश्चन के आसपास हर बार पूछा जाता है, फिर कभी नहीं पूछा जाएगा। और रेफ्रिजरेंट इक्विपमेंट से तो अभी तक का मात्र 2-3 क्वेश्चन मात्र मुझे मिला है ना, लेकिन इससे 10 क्वेश्चन मिला। लेकिन अगर इन दोनों चैप्टर का बात करता हूं, है ना, वीआरएस का, तो लगभग आपको 70 क्वेश्चन के आसपास मुझे मिला है, और रेफ्रिजरेंट देयर प्रॉपर्टी से अगर बात करते हो तो 25 से लेकर 30 क्वेश्चन के आसपास मुझे मिला है। तो आप इन दोनों चैप्टर को आप इंपॉर्टेंट लेके चलना, इसको डील करना, ठीक है। ये तो आरएससी का हाल हो गया। अभी पावर प्लांट का लास्ट आ जाता है, देन आपका थर्मल पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं ये पूरा का पूरा जो मैं डिस्कस करा था यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, यह आ जाता क्या, पीपी, पावर प्लांट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मल में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, मैकेनिकल में पूरा पूछा जाने वाला मेजर जो सब्जेक्ट है वेटेज वाला, वो एक पहला है पावर प्लांट और दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स, लगभग 25 से 30, और ये भी आपका 20 कभी 25 कभी 30, है ना। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसके डिस्कस करते हैं। लेकिन इसमें मेजर बात करा जाए, चैप्टर ज्यादा नहीं है, चैप्टर कनेक्टेड है। जैसे एक आ जाता है मेरा क्या, पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट, एक पूछा जाता है आपको स्टीम पावर प्लांट से, पावर प्लांट से। सेकंड अगर बात करता हूं तो बॉयलर, भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बॉयलर गलती से भी नहीं छोड़ना आप लोग का। बॉयलर जितना टाइप्स होता है, उसकी जो भी माउंटिंग्स वगैरह हो जाता है, और जो भी एसेसरीज होता है, इससे तो भर भर के आपको कहानी जैसा देखने को मिलेगा क्वेश्चन। फिर अगर मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट थोड़ा, तो जैसे चलो ठीक है मैं फ्यूल ले लेता हूं, जो भी फ्यूल चलता है ना, फ्यूल एंड कंबसन करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं हम लोग अलग अलग बॉयलर में, ये थोड़ा बहुत पूछा जाता है। फिर आ जाता है आपका टरबाइन से रिलेटेड, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, है ना, टरबाइन हो गया। फिर आपका स्टीम नोजल भी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, नोजल आ जाएगा। फिर अगर स्टीम टरबाइन ले लिए तो गैस टरबाइन भी ले लो, है ना, गैस टरबाइन। और लास्ट में आपका नॉट द लिस्ट, एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर आ जाता है। ओके, डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो जैसे मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो VVIII में बोल देता हूं, इसको गलती से भी नहीं छोड़ना है। सेकंड अगर मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर का, तो आ जाता है मेरा एयर कंप्रेसर। क्या आ जाता है मेरा, एयर कंप्रेसर। तो ये भी आप VVII बोल सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं ना, तो चाहे मैं बात करता हूं स्टीम नोजल, इसके बाद आप रख सकते हो, तो इसको मैं किसी और से कर दे रहा हूं। इसके बाद आपको देखना है स्टीम नोजल को, है ना, एंड आपका अगर मैं बात करता हूं स्टीम पावर प्लांट को, एंड आ जाता है मेरा क्या, बस ये 2 चैप्टर सेकेंडरी है। और अगर टर्सरी में जाओगे, इसका तो सारा इंपॉर्टेंट बहुत नंबर क्वेश्चन है, तो आप, मैं ये नहीं बोलूंगा बाकी छोड़ दो, सबको करना है। टर्सरी में थर्ड में आप जिसको रख सकते हो, जैसे इसको मैं ये कराना, इसको आप बोल सकते हो VVI, इसको VVI, इसको VVI कर देना, VVI
VVI मतलब ये इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सबसे प्रायोरिटी जैसे देखो कम टाइम जब होता है ना, ये रिवीजन करोगे सबसे पहले ये दोनों को देना, ब्लैक वाले को, फिर ये ब्लू वाले को, और लास्ट आएगा ग्रीन वाला। जैसे मैं 2 चैप्टर आपको बोलना चाहूंगा, जैसे सबसे पहला आ जाएगा स्टीम टरबाइन आ जाएगा, है ना, एंड देन आ जाएगा क्या मेरा स्टीम टरबाइन के बाद आ जाएगा गैस टरबाइन आ जाएगा, ये दोनों, है ना। तो ये बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट है, ये क्या है मेरा इंपॉर्टेंट वाला आ जाएगा ये चीज, है ना। फ्यूल कंबसन से बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है, यही एक चैप्टर है जो थोड़ा सा इन सब में ना हल्का पड़ जाता है, क्योंकि अब मैं मात्र यहाँ से 4-5 क्वेश्चन देख पाया हूँ मात्र ओनली, है ना। लेकिन बात करते हैं सर ब्लैक वाला जो मैंने कहा इस सबसे कितना क्वेश्चन मिला है, इसे डी स्टूडेंट 110 प्लस क्वेश्चन मुझे देखने को मिला है ना। एयर कंप्रेसर से कितना मिला सर, 40 के आसपास मुझे क्वेश्चन देखने को मिला, 40 प्लस। अगर सर बात करते हैं इन सब से ब्लू वाला से, इससे सर कितना मिला है सर, तो ये अगर बात करें जैसे स्टीम पावर प्लांट से, तो लगभग डी स्टूडेंट ये 30 के आसपास मुझे क्वेश्चन देखने को मिला है ना। सेम विथ गैस टरबाइन, अगर नोजल का बात करता हूँ तो सेम हाल है, इसमें मुझे 25 से लेकर 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बाकी जो मैं ग्रीन से दिखाया हूँ इस सब से आपका 15 15 10 15 10 15 12 15 इस सब देखने को मिला है। तो ये मैं आपको यहाँ बता दिया पावर प्लांट का पावर पॉइंट में बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हो जाता है आपका मेजर सेक्शन खत्म, पूरा डिजाइन वाला पार्ट बोल दिए, है ना, पूरा डिजाइन वाला पार्ट हो गया, पूरा थर्मल वाला पार्ट हो गया। नाउ इट्स टाइम टू टेक फॉरवर्ड, आगे जाना मुझे, और वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फ्लूइड वाला पार्ट, यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स का बात करते हैं, हाइड्रोलिक्स का बात करते हैं। तो देखो प्रॉपर्टी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड, है ना, प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड काइनेमेटिक्स हो गया, डायनेमिक्स हो गया, है ना, मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट हो गया, बेसिक प्रिंसिपल हो गया। इसके बाद हाइड्रोलिक वाला पार्ट स्टार्ट होता है, जहां से हो जाता है हाइड्रोलिक टरबाइंस एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप, बस ये चीज। तो ये दोनों हाइड्रोलिक वाला पार्ट हो गया, और बाकी सबका सब जो पार्ट देखने को मिला ये मुझे, दैट इज कॉल्ड योर फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट, ठीक है। ठीक है, तो पहले हम लोग किसके डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक एफएम का बात, विच इज मोस्ट हाईएस्ट वेटेज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। चलो इससे मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सेकंड जस्ट अ मिनट, तो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अच्छा खासा चैप्टर भी है और कई सारा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला ही प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, ये चीज। सेकंड आ जाता है मेरा क्या, जो प्रेशर मेजरमेंट वाला आ जाता है ना, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, जिसमें सब हम लोग प्रेशर मेजरमेंट का जितने भी टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, चाहे मैनोमीटर का बात करें, अलग अलग तरह डिफरेंशियल मैनोमीटर रहे, या पीजोमीटर रहे, या वेंचुरीमीटर रहे, समझ गए नहीं, ये सब इसमें हम लोग देखने मिलता है ना। चलो ये हो गया। फिर आ जाता है मेरा थर्ड नंबर में क्या, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स वगैरह, है ना, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, है ना, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स के बारे में इसमें पढ़ते हैं ऑन सरफेसेस। एंड देन आपका चौथा नंबर में इंपॉर्टेंट बायंसी एंड फ्लोटेशन, है ना, बायंसी एंड फ्लोटेशन वाला आ जाएगा, जिसमें हम लोग देखने को मिलता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, बोयंसी क्या हो जाता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या हो जाता है, इसमें हम लोग देखते हैं कब मेरा न्यूट्रल होता है, कब मेरा स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, फ्लोटिंग के लिए, है ना, सबमर्ज के लिए, अलग अलग कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें आप मेटा सेंटर आ जाता है, मेटा सेंट्रिक हाइट आ जाता है, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। फिफ्थ अगर मैं चैप्टर बात करता हूँ तो अब और इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है इसके बाद भी, है ना, दैट इज कॉल्ड, एक आ जाता है काइनेमेटिक और फिर डायनेमिक्स। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड 6 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिर से फ्लूइड डायनेमिक्स। तो ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही, डायनेमिक्स आ जाता है। फिर 7th नंबर जाता है फ्लो थ्रू पाइप, क्या जाता है मेरा, फ्लो थ्रू पाइप, है ना, फ्लो थ्रू पाइप विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अब आ जाता है थोड़ा हल्के वाले चैप्टर, थोड़ा बहुत, दैट इज कॉल्ड, एक आ जाता है आपका क्या, बाउंड्री लेयर थ्योरी। तो ये गेट लेवल के लिए अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ने का ज़्यादा जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मात्र 4-5 क्वेश्चन मुझे मिला है। तो 8th नंबर का ये हो गया। 9th नंबर का अगर मैं बात करता हूँ तो फिर से इससे पूछा जाता है, इससे पूछा जाता है लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, है ना। लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो को सबको पता है कहाँ से पूछा जाता है ना। सबसे पहली बात तो बेसिक फंडामेंटल वही आ जाता है कि फ्लूइड जो होता है वो मेरा कौन लेमिनार होगा, कब टर्बुलेंट होगा, कब ट्रांजिशन होगा, जिसके रेनॉल्ड्स नंबर अलग अलग होता है, नोजल के चैनल के लिए अलग होता है, पाइप के लिए अलग होता है, समझ गए ना, लॉसेस होता है आपको, ये सब देखने को मिलता है आपको, ठीक है। 10th नंबर का बात करते हैं तो वही डायमेंशन वाला, डायमेंशनलेस वाला नंबर, है ना। तो डायमेंशन या डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस, ठीक है, ये चैप्टर आ जाएगा। 11 नंबर का अगर मैं चैप्टर की बात करता हूं तो फ्लो ओवर नॉच, है ना, फ्लो थ्रू नॉच एंड वियर, ठीक ठाक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। फिर आ जाता हल्के फुल्के 2 चैप्टर, एक आ जाता आपका क्या, सबमर्ज बॉडी का, सबमर्ज बॉडीज एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, और क्या जाता है मेरा
सॉरी कंप्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर सर। इसमें से सबसे अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करता हूं तो यहां से मेजर जो इंपॉर्टेंट आ जाता है ना, वो आ जाता है यहां पे दो। पहला प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड सेकंड आ जाता है क्या, दैट इज कॉल्ड योर फ्लूइड डायनेमिक्स। कहां चल गया भाई फ्लूइड डायनेमिक्स? अगर मैं बात करता हूं फ्लूइड डायनेमिक्स तो ये हो गया फ्लूइड डायनेमिक्स, ये रहा वेरी वेरी वेरी। क्यों कि इन सब से मेरा 100+ क्वेश्चन देखने को मिला है, इससे भी 100+ क्वेश्चन देखने को मिला है, और यहां से मुझे 100+ क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके बाद आ जाता है तीन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट था ना, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, ट्रिपल VI डबल VI, जिसमें आ जाता पहला क्या मेरा, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, पहला हो गया। सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो फ्लूइड आपका काइनेमेटिक्स हो गया, एंड अगर मैं इसके बाद बात करता हूं तो दैट इज आ गया फ्लो थ्रू पाइप आ गया। फ्लो थ्रू क्या आ गया, पाइप आ गया। ये आपका सेकेंडरी वाला बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड VVI, दैट इज कॉल्ड VVI। क्यों, इन सबसे आपका 50-60 जैसे बात करें फ्लो थ्रू पाइप से तो कितना क्वेश्चन मुझे देखने मिला है, 50+ क्वेश्चन देखने मिला है। अगर बात करें काइनेमेटिक्स से तो 50+, और बात करें प्रेशर से तो 60+, है ना। तो ये इसीलिए इसको मैं रखा हूं। इसके बाद भी आपको चैप्टर पढ़ना है इससे, जैसे मैंने कहा ना, ये इस आपके सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है। अब बात करते हैं टर्सरी वाले, थर्ड वाले चैप्टर जो जिसको ध्यान देना है, उसमें कौन कौन सा आ जाएगा, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा बुयांसी एंड फ्लोटेशन। क्या आ जाएगा मेरा, बुयांसी एंड फ्लोटेशन। बुयांसी एंड फ्लोटेशन आप दे दोगे, उसके बाद आप दोगे किसमें, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। आपको लगेगा सर बार बार नीचे के दिख रहे हैं, देखो डियर मैं कुछ भी आलतू फालतू नहीं बोल रहा हूँ, पूरा डाटा शीट बनाया हूँ, बहुत मेहनत कर दी, बड़ा मेहनत लगा है, ठीक है। मैं सबसे पहले देखो, ये अगर आपको डाटा चाहिए तो चैप्टर आपको बहुत सारा ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, कई सारा मार्केट में बुक है जो ये सारे चैप्टर को मेंशन किया रहता, लेकिन लास्ट 15 ईयर का देख देख के हर एक टॉपिक से कितना पूछा गया, इन सब के बेसिस से बनाना है चैप्टर इंपॉर्टेंट, ये दैट्स अ प्रीटी डिफिकल्ट जॉब, है ना। चलिए, तो लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो हो गया यहाँ पे, एंड टर्बुलेंट फ्लो हो गया यहाँ में रख दिया। इसके अलावा आपका फ्लो थ्रू नॉच यहाँ पे रखोगे, क्या रखोगे, फ्लो थ्रू नॉच को रखोगे, एंड बस इतना चैप्टर करो। तो यहाँ पे 3 आ गया, क्यों, क्योंकि इसमें कितना क्वेश्चन के आसपास है, जैसे मैं बात करता हूँ किसके बारे में, बुयांसी एंड फ्लोटेशन, तो लगभग मुझे देखने को मिला है 26+ क्वेश्चन, है ना। अगर बात करते हैं किसमें, लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो में, तो लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो का अगर मैं बात करता हूँ तो कहाँ चल गया भाई, खो गया लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो, तो इसमें मुझे देखने मिला है 37 यानी कि 40 के आसपास मुझे क्वेश्चन देखने मिला है, ठीक है। अगर बात है फ्लो थ्रू नॉच एंड वियर तो 35+ क्वेश्चन देखने मिला, तो यहाँ पे इसको मैं रख दिया। बाकी अगर मैं बात करते जैसे बाउंड्री लेयर थ्योरी, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, मुझे लास्ट 15 ईयर में 5 क्वेश्चन मात्र देखने को मिला है ना, 5 क्वेश्चन ओनली मुझे देखने को यहाँ से मिला, तो यू कैन नेग्लेक्ट दिस चैप्टर, या फिर बाद में पढ़ना, क्योंकि बड़ा भी है, लेंदी भी है नहीं, ये आपके गेट लेवल के ज़्यादा इसे पूछा जाता है। सेम आ गया सबमर्ज बॉडी का, तो बहुत कम पूछा गया है ना, 12-13 क्वेश्चन पूछा गया है, और कंप्रेसिबल फ्लूइड का तो 1 पूछा गया, तो बहुत कम है। और कि मैं किसको छोड़ा हूँ, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सर्फेसेस, तो 10-12 क्वेश्चन मुझे देखने मिला है, तो इस बेसिस पे आप समझ सकते हो कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे, सर अब तो कंप्लीट हो गया ना, नहीं डियर अभी कहाँ कंप्लीट है, अभी देख सकते हो क्लासिफिकेशन स्टील, इंजीनियरिंग मटेरियल, और सब प्रोडक्शन। भाई साहब ऐसा गलत बात, इस गलतफहमी में मत रहना, अगर आप इस गलतफहमी में रहोगे तो सबसे ज़्यादा किसी को घाटा अगर होगा, ना मुझे होगा ना आपके फ्रेंड्स को होगा तो आपको। तो अब देखो यहाँ पे इंजीनियरिंग मटेरियल का अगर मैं बात करता हूँ, है ना, या मटेरियल साइंस आप जो बोल सकते हो, है ना, मटेरियल साइंस का अगर मैं इसमें बात करता हूं तो सबसे पहले आ जाता है क्या, मटेरियल प्रॉपर्टी। क्या आ जाता है मेरा, मटेरियल प्रॉपर्टी, है ना, जिसे हम लोग कई सारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, टफनेस, फटीग, क्रीप, है ना, ये सब होता है ना अलग अलग तरह का, हार्डनेस क्या हो जाता है, इस सब के बारे में ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड चैप्टर जो आ जाता है वो जाता है, एक सेकंड में इसी में ऐड कर दूं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड टेस्टिंग, एंड सेकंड चैप्टर आ जाता है मेरा क्या, हीट ट्रीटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना, हीट ट्रीटमेंट, लेकिन मैकेनिकल प्रॉपर्टी से कम, हीट ट्रीटमेंट जो भी प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बात करते हैं, एनेलिंग का बात करते हैं, सरफेस हार्डनिंग के लिए कई सारा हम लोग करते हैं, ठीक है, कार्बोराइजिंग करते हैं, कई सारा करते हैं। एंड अगर बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कॉल्ड योर क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल एंड देयर एप्लीकेशन।
जिसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि भाई साहब जो आपका लो कार्बन स्टील होता है, हाई कार्बन स्टील होता है, मीडियम कार्बन स्टील होता है, कास्ट आयरन भी कई सारा हम लोग अलग अलग तरह का कास्ट आयरन के बारे में डिस्कस करते हैं, समझ गए। फेरस के बारे में करते हैं, नॉन फेरस के बारे में करते हैं, नॉन फेरस फेरस में हम लोग और क्लासिफिकेशन करते हैं, सबके बारे में डिस्कस करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं उन सब का हम डिस्कस करते हैं, समझ गए ना। तो इन सब के बारे में ये कुछ आपका चैप्टर 3 देखने को मिलता है, जिसमें अगर मेजरली कहा जाए तो देखो सबसे देखो तीनों इंपॉर्टेंट है ना। इंजीनियरिंग मटेरियल से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, और मैकेनिकल टेस्टिंग और हीट ट्रीटमेंट से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, और आपके इसमें, हाँ इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए तो आ जाता सबसे लास्ट वाला इंजीनियरिंग मटेरियल एप्लीकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में भी अगर प्रायोरिटी बोलेंगे तो फर्स्ट नंबर में इसको दूंगा, सेकंड नंबर में मैं नहीं, ओके अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च है ना, सेकंड में इसको दूंगा, और मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं थर्ड देने वाला हूं हीट ट्रीटमेंट वाले को थर्ड, है ना। क्वेश्चन कितना अगर आइडिया में आपको लग जाए तो इसमें लगभग आपको 60 प्लस मुझे क्वेश्चन देखने को मिला है ना। अगर बात करा जाए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज तो 40 प्लस क्वेश्चन मुझे देखने को मिला है, और इससे अगर कहा जाए तो लो 35 से 40 के बीच में मुझे क्वेश्चन देखने को मिला, तो आप जज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया, क्लासिफिकेशन स्टील ओनली, बताओ है ना, इसी इंजीनियरिंग मटेरियल में ही स्टील आएगा, फेरस नॉन फेरस में, बस और कुछ नहीं, लेकिन क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब बारी आता सबसे मतलब गायब करने वाला चीज, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। कोई अता पता ही नहीं है, कोई अता पता नहीं, कोई प्रोडक्शन का बात ही नहीं सीबीटी 1 के लिए, लेकिन गैस प्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी बोल देते हैं, है ना, या मैन्युफैक्चरिंग साइंस भी बोल देते हैं, तो कुछ भी पूछा जाएगा, आपको ध्यान देना है। बात करते हैं चैप्टर सर, सबसे पहले आ जाता वही बात है, तीन तो बेसिक आ जाता है। एक आ जाता है आपका कास्टिंग का, जिसको हम लोग मेटल कास्टिंग प्रोसेस भी कहते हैं। फिर आ जाता है सेकंड नंबर में क्या, जॉइनिंग का, जिसको हम लोग वेल्डिंग भी बोल सकते हैं, है ना, वेल्डिंग भी बोल सकते हैं, मेटल जॉइनिंग प्रोसेस, है ना। या और थर्ड आ जाता है क्या मेरा, कटिंग का, है ना, कटिंग का, है ना, जिसको मशीनिंग भी कहा जाता है, और इसको हम लोग फोल्डर भी कह सकते हैं, है ना। तो ये अलग अलग नाम से पूछा जाएगा, लेकिन ये तीन तो मेजर आ जाता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है मशीन टूल ऑपरेशन से, मशीनिंग एंड मशीन टूल, जितने भी आपका मशीन टूल ऑपरेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है। देन इसके बाद छोटा मोटा चैप्टर आता है जहां से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आ जाता है आपका मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। फॉर्मिंग बेसिकली जीरो प्रोसेस होता है, ये तो सबको पता है ना, कि वेल्डिंग जो होता है वो पॉजिटिव प्रोसेस माना जाता है, कास्टिंग जो होता है वो अगर एलॉय के लिए कर रहे हैं तब तो पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन अदरवाइज हम लोग जीरो प्रोसेस बोलते हैं, और मशीनिंग नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। लेकिन ये इसको हम लोग पक्का जीरो प्रोसेस ही कहते हैं, क्योंकि इसको बस काम होता है शेप डालना। पॉजिटिव मतलब कि कुछ चीज़ को ऐड कर रहे हैं, तो कास्टिंग में क्या करते हैं, 1 किलो आप लोहा लिए और उसको किसी और फॉर्म में डाल दिए, तो आपका 1 kg अभी रहा, तो जीरो प्रोसेस। एलॉय जब करेंगे दो चीज़ को मिलाते हैं तब बढ़ता है। ज्वाइनिंग में दो चीज को ऐड करते हैं तो मेटल मास उसमें जुड़ता है तो पॉजिटिव कहते हैं, कटिंग में हटाते हैं तो नेगेटिव कहते हैं। लेकिन फॉर्मिंग में क्या आता है, एक सीधा सा लोहा उसको बेंड करके पाइप को गोल कर दिए, तो फॉर्म आपकी प्रेशर फोर्स को अप्लाई करके, हीट को अप्लाई करके आप उसको शेप एंड साइज को ढाल दिए, तो वो कहता है जीरो प्रोसेस। तो आपका ये कुछ आ जाता है, 4 प्रोसेस हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा चैप्टर। फिर मशीन टूल ऑपरेशन हो गया। अच्छा और कुछ चैप्टर बचा हुआ है, मैं बता देता हूं। एक आ जाता है आपका क्या, अनकन्वेंशनल, जो कि बहुत कम पूछा जाता है इसके लिए, लेकिन हाँ पूछा जाता है, कभी ना कभी पूछा तो मैं आपको बताना पड़ेगा, है ना। अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड, ठीक है। एंड 7th नंबर जाता है जिग्स एंड फिक्सचर, है ना, जिसको सपोर्टिंग वगैरह के लिए दिया जाता है। एंड 8 नंबर में आता है मेट्रोलॉजी, है ना। ये कुछ 8 चैप्टर देखने को मिलता है प्रोडक्शन में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर सर। तो जैसे पहले आपको मैंने कहा कास्टिंग इंपॉर्टेंट है ना, अगर वेल्डिंग का बात करेंगे इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या, मशीन टूल ऑपरेशन का, तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला का चारों इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर बात करते हैं किसके बारे में, मशीन टूल मेटल फॉर्मिंग के बारे में, तो मेटल फॉर्मिंग इन सबसे कम में रखना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करता हूँ तो 3 चैप्टर आ जाता है, मेटल कास्टिंग, है ना, मेटल जॉइनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आ जाता है आपका मशीन टूल ऑपरेशन वाला, ये वाला मशीन टूल ऑपरेशन। कास्टिंग का क्योंकि इस सबसे क्वेश्चन पूछा गया लगभग हर बारी, जैसे इसमें अगर बात करें वेल्डिंग का तो 60 प्लस आसपास क्वेश्चन पूछा गया है ना, इससे आपका 45 प्लस क्वेश्चन पूछा गया, और इससे आपका 50 प्लस क्वेश्चन पूछा गया। कटिंग से ज्यादा नहीं क्वेश्चन पूछा गया, 25-30 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, इसको आपको 4 को देख लेना। मेटाफॉर्मिंग से कम, मात्र 10 क्वेश्चन के आसपास मुझे देखने मिला है। और बाकी सबका अगर हाल कहा जाए तो वही किसी से आपको 5 क्वेश्चन, किसी से 3 क्वेश्चन, किसी से 8 क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला है। तो आप फर्स्ट का 4 देख लेना। तो ये रहा पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर का एनालिसिस। कभी बड़ा मेहनत मुझे लगा डियर, है ना,
काफ़ी मेहनत मुझे लगा है, 3-4 दिन का मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तब जाके मुझे यहाँ पे देखने को ये चीज़ मिला है। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है एक फ्लूइड मशीनरी वाला पार्ट, है ना, वो मैं नहीं बोला, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स का, वो भी बता देता हूँ। जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो उसको भी बताना इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड मशीनरी वाला पार्ट, है ना, मशीनरी वाला पार्ट, ठीक है। एक फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स वाला पार्ट होता है ना वहाँ पे। इसमें से कुछ चैप्टर जान लो, जैसे कहा जाता है मेरा इम्पैक्ट ऑफ जेट, क्या जाता है मेरा इम्पैक्ट ऑफ जेट। सेकंड अगर बात करते हैं तो आ जाता है मेरा क्या हाइड्रोलिक टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइंस। थर्ड अगर बात करते हैं तो आपका आ जाता है क्या रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, है ना, पंप्स। अगर फोर्थ नंबर करते हैं तो क्या जाता है हाइड्रोलिक, एक सेकंड, हाँ रेसिप्रोकेटिंग पंप हो गया। और लास्ट आ जाता है आपका मशीन के बारे में, यानी जो भी आपका हाइड्रोलिक मशीन होता है ना उससे रिलेटेड आ जाता है मशीन्स के बारे में। जिसमें से अगर आपको ध्यान देना है डियर तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है मेरा क्या टरबाइन वाला पार्ट, हाइड्रोलिक टरबाइन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे मुझे 100+ क्वेश्चन देखने को मिला है, समझ गए ना। इसके बाद अगर बात करते हैं तो आपका एक सेकंड यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप में छोड़ दिया हूँ, एक चैप्टर आ जाएगा यहाँ पे 5th नंबर में, क्या सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन का बात करते हैं तो मुझे देखने को मिलता है 40+ क्वेश्चन। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ये है ना। अगर इसके अलावे अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हो क्या हाइड्रोलिक मशीन वाला पार्ट, इसमें 30 क्वेश्चन, तो ये 3 इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावे इससे मुझे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 8 क्वेश्चन के आसपास, और यहाँ से भी 8-10 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये 3 आपको देखना है, हाइड्रोलिक टरबाइंस, है ना, आपका हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है, एंड आपका आ जाता है क्या दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो ये हो गया आपका फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट, आपकी मशीनरी वाला पार्ट। और कुछ छूटा है क्या, चलो हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर से आज के टाइम पे कभी 0 पूछा जाता है, कभी ना पूछा जाए, लेकिन कभी अगर पूछा जाए तो कहाँ कहाँ से पूछा जाता है मैं बता देता हूँ। HMT हीट एंड मास ट्रांसफर, पहला चैप्टर मैं पहले बता देता हूँ कि आज के टाइम में इसे कभी नहीं भी पूछा जाता, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ रहे हो और पढ़ाया जाएगा तो किन चैप्टर को ध्यान देना है आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। एक आ जाता है मेरा स्टडी हीट कंडक्शन, है ना, एक आ जाता है मेरा क्या जो भी मेरा हीट कंडक्शन करते हैं, और फिन्स वाला आ जाता है चैप्टर, तो मैं इसी में ऐड कर देता हूँ इसको, है ना, कंडक्शन एंड एक सेकंड, हीट कंडक्शन हो गया, स्टडी हीट कंडक्शन इसी में ऐड कर देते हैं, ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन इसी में फिन्स को मैं ऐड कर दे रहा हूँ, है ना। सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या जाता है फोर्स वाला, है ना, फोर्स और फ्री कन्वेक्शन, कन्वेक्शन यहाँ पे आ जाता है, कन्वेक्शन 2 तरह का होता है कन्वेक्शन, फोर्स फ्री। एंड थर्ड अगर बात करेंगे तो रेडिएशन आ जाता है, रेडिएशन। और फोर्थ यहाँ 1 2 3 4 आ गया, दैट इज कॉल्ड योर मेरा क्या हीट एक्सचेंजर, क्या आ जाता है मेरा हीट एक्सचेंजर, समझ गए ना। ये कुछ आपको 4 चैप्टर है। सर अगर पूछा जाता तो कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, बस एक ही से हीट कंडक्शन और ट्रांजिशन हीट कंडक्शन से पूछा जाता है। इसके अलावा अगर फिर भी आप जानना चाहते हो तो इसके बाद अगर पढ़ना तो थोड़ा बहुत रेडिएशन से पढ़ लेना, 1-2 क्वेश्चन रेडिएशन से पूछा जाता है, दैट्स इट, है ना। क्यों क्वेश्चन के लेवल में आप बताऊं, इसमें लगभग आपको 20 क्वेश्चन मुझे देखने को मिला लास्ट 20 ईयर में। बाकी का हाल बहुत खराब है। जैसे अगर बात करते हैं फोर्स एंड फ्री कन्वेक्शन का, है ना, फोर्स एंड फ्री कन्वेक्शन था तो मुझे 5 क्वेश्चन देखने को मिला है, इससे भी आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिला है, और यहाँ से 3 क्वेश्चन। तो ये सबको आप तो एक मैंने कहा ना 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिला है यहाँ से। तो एक आपका चैप्टर इसको देख लेना, 20 के आसपास मुझे देखने मिला कंडक्शन का और फिन से रिलेटेड, और दूसरा रेडिएशन, ये 2 चैप्टर को आप कर सकते हो, समझ गए ना। अब यहाँ पे आपका टोटल हो जाता है क्या, ये टोटल अगर आप टॉपिक देखोगे ना, अब बात करते हैं सर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जैसे यहाँ से मान लो HMT में 2 मुझे चैप्टर देखने को मिला या टॉपिक देखने को मिला, इस तरह से पूरा मैकेनिकल का मैं बात करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, 50+ ऐसे टॉपिक है ना, 50+ ऐसे टॉपिक। जैसे अगर आप बोलोगे कि सर जी सर मैकेनिकल में इतना सारा, जैसे एक चैप्टर में अगर 10-10 चैप्टर आ रहा है तो कुल मिला के 100 हो गया, 150 हो गया, उसमें से कितने ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से मुझे पढ़ना, तो उसके लिए स्पेशल में वीडियो लाऊंगा। और एक वीडियो आएगा इसमें, दैट इज कॉल्ड योर सब्जेक्ट वाइज वेटेज, सब्जेक्ट वाइज वेटेज, इसमें हर एक ईयर का मैं दिखाऊंगा और आपको खुद समझ आएगा कि इससे कितना क्वेश्चन पूछा गया है ना। उसके बेसिस पे मैं आपको जज बताऊंगा कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको अगर आप ध्यान दोगे तो आप 85 नंबर ला सकते हो। और मैकेनिकल कहा जाता है ना सर मैकेनिकल में नहीं निकल पाता, कट ऑफ बहुत हाई जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सही ढंग से पढ़ोगे तो 100% आपका निकल जाएगा। चलो ये हो गया पेपर 1 का। अब बात करते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 में आपको पता है अगर आप जैसे मैकेनिकल से हो तो 2200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, 300 मार्क्स का। एक क्वेश्चन जो रहता है वो 3 मार्क्स का देखने को मिलता है, 2 घंटा आपको टाइम मिलता है, यानी कि आपको देखने मिलेगा कितना 120 मिनट, और रहेगा 100 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको देखो इससे पहले जो था
वो आपको 2 घंटा में 200 क्वेश्चन लगाना था, लेकिन अभी आपको 2 घंटा में मात्र 1 क्वेश्चन को लगाना है, यानी कि वो भी ओनली टेक्निकल का, उसमें नॉन टेक्निकल भी था, यानी क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ेगा। और लेकिन हाँ, नेगेटिव मार्किंग का कहा जाए तो 1 रहने वाला है, और एक क्वेश्चन का आपको कितना मिलेगा, 3 मार्क्स मिलेगा, है ना। और कटेगा कितना, 1 कटेगा, गलत करते तो 1 कट जाएगा, समझ गए ना। ओके, अब बात करते हैं इसका, अगर आप देखोगे पेपर तो देख सकते हो डिजाइन वाला पार्ट दिया गया है, जिसमें 4 सब्जेक्ट आ जाते हैं, एक तरह बोल सकते हो, थ्योरी मशीन एंड मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फिर आ जाता है पे थर्मल इंजीनियरिंग का पार्ट, जिसमें आ जाता है मेरा पूरा का पूरा थर्मोडाइनमिक्स वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा थर्मोडाइनमिक्स का पार्ट अभी चल रहा है ना। ये हाँ खत्म हो गया आपका। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेरा क्या, आईसी इंजन वाला पार्ट, तो ये आपका पूरा आईसी इंजन हो गया। आईसी इंजन के बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेरा क्या, पावर प्लांट हो जाता है, ये बेसिकली मेरा पावर प्लांट है। ये मेरा था आईसी इंजन था, ये पूरा का पूरा मेरा थर्मोडायनेमिक्स था, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स था, ये हो गया। एंड बस यही चीज़ है, यहाँ पे आरएससी मिसिंग है, लेकिन आरएससी जैसे मैंने कहा ना नहीं पूछा जाए लेकिन रहता है। फिर यहाँ पे आ जाता है मेरा फ्लूइड वाला पार्ट, तो पूरा का पूरा फ्लूइड देख सकते हो। एंड लास्ट में हाइड्रोलिक वाला पार्ट भी है यहाँ पे, है ना, हाइड्रोलिक वाला पार्ट भी है। लास्ट यहाँ पे आ जाता है आपका प्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें फिर से वही बात है, लिख दिया क्लासिफिकेशन स्टील, लेकिन ध्यान से देखो स्टील बोला गया है, लेकिन ध्यान से देखो आपका वेल्डिंग पूरा पूरा है ना, ये आर्क वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, स्पेशल वेल्डिंग है, तो आपको प्रोडक्शन लिखना चाहिए था ना, क्लास में स्टील बोला गया। स्टील में ओनली क्या पूछा गया, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, हीट ट्रीटमेंट स्टील, ये सब। और यहाँ से देखो वेल्डिंग स्टार्ट हो गया, वेल्डिंग टीआईजी एमआईजी गया, फिर ब्रेजिंग सोल्डरिंग वेल्डिंग डिफेक्ट हो गए खत्म। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है आपका कास्टिंग वाला पार्ट, कहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से फाउंड्री से, फोर्डियन कास्टिंग, तो पूरा कास्टिंग जा रहा, कास्टिंग जा रहा, कास्टिंग जा रहा, ओके। फोर्जिंग यहाँ से, अच्छा यहाँ से फोर्जिंग स्टार्ट हो गया, है ना, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, फिर यहाँ पे मेटल कटिंग यानी कटिंग वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया, कटिंग जा रहा, लेथ मशीन वगैरह पूरा चल गया। हाँ ये तो यह 3 चीज़ देखने को मिलेगा, कास्टिंग भी देखने को मुझे मिला, है ना, यहाँ पे मुझे मेटल कटिंग भी देखने को मिला, वेल्डिंग भी मुझे देखने को मिलेगा, इंजीनियरिंग मटेरियल भी इसी में ऐड है, तो सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको टॉपिक तो यहाँ पे मेंशन करा ही गया है ना, ये करा ही गया है, तो सभी की इसमें तो अच्छा बात है कि मेंस में थोड़ा अच्छे से आपको मेंशन करा गया है टॉपिक, है ना। देख सकते हो पीवीटीएस डायग्राम ऑफ प्योर सबस्टेंस, है ना, लाइक इसका इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रीम टेबल, ये सब दिया गया। फर्स्ट लॉ में क्या भाई, तो डेफिनेशन स्टोर्ड एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी के बारे में, फर्स्ट लॉ नॉन फ्लो एनर्जी के बारे में, है ना, इक्वेशन जानना है, एंथैल्पी क्या हो जाता है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या हो जाता है, इक्वेशन क्या हो जाता है। सेकंड लॉ में आप देख सकते हो सिंक क्या हो जाता है, सोर्स क्या हो जाता है, हीट पंप क्या होता है, हीट इंजन क्या हो जाता है, रेफ्रिजरेटर क्या हो जाता है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, है ना, केल्विन प्लांक क्लोसियस स्टेटमेंट सेकंड लॉ का, एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर होता है वो क्यों हम लोग लेते हैं, ठीक है, क्लोसियस इंटीग्रल क्या हो जाता है, इंट्रोपी का कैलकुलेशन, आइडियल गैस ऑफ कार्नोट साइकिल, इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, PM1 होता है, PM1 परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड, ठीक है। फिर आईसी इंजन का बात करेगा, ऑटो साइकिल का, डीजल नहीं है क्या, हाँ ऑटो साइकिल डीजल साइकिल, ऑटो का पीवी यानी कि प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम, टेम्परेचर एंथैल्पी का डायग्राम, ठीक है, ये हो गया। थर्मल एफिशिएंसी, आईसी इंजन का परफॉर्मेंस हो गया, आईसी इंजन का कंबसन कैसे होता है, आईसी इंजन का कूलिंग हो गया, आईसी इंजन का लुब्रिकेशन हो गया। यहाँ कई सारा चीज़ नहीं मिसिंग है, जैसे कार्बोरेटर वगैरह, है ना, इसकी सब पढ़ना पड़ता है, नहीं दिया गया है। सेम यहाँ पे आ जाता है रैंकाइन साइकिल, तो रैंकाइन साइकिल सिस्टम यानी पावर प्लांट से रैंकाइन साइकिल का दिया गया, पीबीटीएस, एचएस मतलब एंथैल्पी एंड आपका एंट्रोपी का डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़, है ना, इसी से हम लोग सारा कैलकुलेशन निकालते हैं आपके पावर प्लांट में। फिर यहाँ पे रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी विदाउट पंप एंड विथ पंप, बॉयलर के बारे में पूरा पूरा यहाँ दिया गया, एसेसरीज रहे, टाइप ऑफ बॉयलर रहे, फिर एयर कंप्रेसर हो गया, है ना, यहाँ पे नोजल हो गया, स्टीम टरबाइन हो गया, रेफ्रिजरेशन प्लांट हो गया, थोड़ा बहुत आरएसी का यहाँ मिक्स करा गया टच, तो आरएसी पढ़ना पड़ेगा, तो ये सभी चीज़ें। और जैसे मैंने वहाँ पे कहा लगभग वो चीज़ को यहाँ भी फॉलो करता है, बस लेवल हाई हो जाता है, और थोड़ा सा वहाँ जो कॉन्सेप्चुअल कुछ हम पूछा जाता है एसएससी जेईई फर्स्ट में, सेकंड में आपको थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल टाइप भी थोड़ा बहुत, है ना। चलो ये चीज़ है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए। अब यहाँ पे अगर आप लोग अभी जाना चाहते हो, एसएससी जेईई को परचेस करना चाहते हो, एसएससी जेईई टारगेट करते हो एसएससी जेईई 2024 को, तो अगर आप 14 अक्टूबर से पहले परचेस करते हो बैच को, तो आपको यहाँ पे मिलता है फ्लैट 20% ऑफ। और ये कब मिलेगा, जब मेरा कोड आप यूज़ करोगे उत्तम 5, है ना, ये उत्तम 5 कोड को यूज़ करना ना भूले, बिकॉज यहाँ पे मेरा टारगेट ये मैं सोचा हूँ कि आप लोग को मैं लास्ट 20 ईयर का सारा पेपर करवाऊँ, जैसे एसएससी जेईई का लास्ट 20 ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन, है ना, आरआरबी जेईई का लास्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन 20 ईयर का। इसके अलावा जो ऑल स्टेट होता है, अलग अलग स्टेट में एई जेईई का होता है। जैसे मेरा टारगेट क्या है ना कि देखो एक टेस्ट लगाना अगला होता है, लेकिन मैं अगर एग्जैक्टली जो पूछा गया एई जेईई में उसका क्वेश्चन लगा दो तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इन सब का कुल मिलाकर मैं 15,000 क्वेश्चन लाने वाला हूँ विथ सॉल्यूशन,
है ना। विद सॉल्यूशन PDF वगैरह सब कुछ मैं कराऊंगा और क्वेश्चन सॉल्यूशन भी कराऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरा उत्तम 5 को यूज करना पड़ेगा। ट्राई करना कोई भी सेशन आप लो, नॉट ओनली SSC JEE, आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो। अच्छा ये तो सर यहाँ पे जो आपका दिया गया 6 मंथ के लिए अगर मैं लेता हूँ 2 मंथ का आपको फ्री मिल जाता है, और आपको पे कितना करना पड़ेगा, केवल 7,000। 12 महीने के लिए तो केवल पे करना पड़ेगा 8,000, और 24 महीने के लिए केवल पे करना पड़ता है 12 महीने, जिसमें आपको 2 महीने एक्स्ट्रा 6 महीने के लिए, 12 महीने 1 साल के लिए तो 3 महीने एक्स्ट्रा मिल जाता है, मतलब 15 महीना हो जाएगा, और 24 यानी 2 साल के लिए लेते हो तो 4 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएगा कोड यूज करने के बाद। और ये ऑल एज के लिए है। आप बोलोगे सर ये अगर मैं कोर्स लेता हूं, कोई भी एक कोर्स लेता हूं तो ये प्लस कोर्स है, आप SSC JEE नहीं कई सारे को करोगे। और मैकेनिकल का फाउंडेशन बेच जो स्टार्ट हो गया है, मैं आपको बता देता हूं, मैकेनिकल SSC JEE का जो है वो बैच स्टार्ट हो गया, 18 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप बाद में देख रहे हो तो स्टार्ट हो गया, फटाफट जाइए उत्तम 5 का कोड यूज करके, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट मिल जाएगा आपको SSC JEE का कोर्स, लिंक है जाके ले सकते हो। अगर आप प्लस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो फायदा क्या होगा कि प्लस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो सभी एग्जाम JEE के लिए टारगेट करते हो। जैसे देखो प्लस फीचर्स, देखो अल्टीमेट एक्सेस टू ऑल कोर्सेस, है ना, चाहे SSC JEE रहे, जैसे आने वाले टाइम पे आपको RRB JEE देखने को मिलता है ना, तो उसके लिए आप जा सकते हो। कोई स्टेट से बिलोंग करते हो, वहाँ का JEE देना चाहते हो एक एग्जाम, उसके लिए करते हो, तो ये सब एग्जाम को आप एक्सेस मिल जाएगा। मतलब एक आपके सब्सक्रिप्शन में सारे एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा, है ना। आप हैंड आउट कर सकते हो, राइज हैंड कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, क्वेश्चन सेशन आपको देखने मिलेगा, 1-to-1 टॉक मिलेगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ चीज़ें था जो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। अगर बात करता हूँ अल्टीमेट एक्सेस टू ऑल बैचेज मिल जाएगा, PDF अगर आपको टोटल मिल जाएगा, बनाने का कोई जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज, है ना, जिस भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, SSC के लिए तो अलग, RRB के लिए अलग, और एग्जाम के लिए अलग, और एक्सेस टू मल्टीपल AJ एग्जाम्स विद सिंगल सब्सक्रिप्शन, है ना। तो ये अक्टूबर 14 तक ही आपका वैलिडेशन है, तो जल्द से जल्द ले लो, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। 20% ऑफ प्लस 4 मंथ का एक्सटेंशन जो मिल रहा है, समझ गए ना। चलिए ये चीज़ है, बाकी यहाँ पे देख सकते हो ये पे न्यू आप लोग आने वाला है, क्योंकि 2023 का रिजल्ट आ चुका है, तो जितने भी बच्चे हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिया गया गूगल फॉर्म है। अगर आप क्वालिफाई किए हो हमारे बैच में हो तो फटाफट जाइए, इसमें आपका नाम, आपका फोटो आएगा, आपका नाम आएगा, अब आपका चलेगा 1 साल तक, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ है, और ये मेजर चेंज जो किया गया आपको पता है, मैं आपको पहले बता दिया। चलिए उम्मीद, अच्छा और एक चीज़, अगर आप CVT 1 दे के CVT 2 के लिए जा रहे हो तो टेस्ट मॉक टेस्ट किया जा रहा है फ्री में, सब इनरोल करोगे तो ये फ्री में किया जाएगा। इसमें क्या, अगर आप रैंक 1 लाते हो तो 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, अगर आप रैंक 5 तक लाते हो तो 75%, अगर आप 20 तक लाते हो तो 50%, अगर 200 तक रैंक होता है तो 25% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। कोई भी कोर्स करते हो तो 100% अप टू 100% स्कॉलरशिप, यानी फ्री पूरा का पूरा, कोई भी कोर्सेज को आप ले सकते हो। तो इसको अटेंड करना है, जिसका अगर मैं टाइम का बात करता हूँ तो टाइम है 22 अक्टूबर को, और 29 अक्टूबर को सिविल इंजीनियरिंग का रखा गया है। टाइमिंग आप देख सकते हो, जाके चेकआउट कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो, तुरंत जाके इनरोल करो, ठीक है। चलिए थैंक यू डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसी तरह का कोई अच्छा कंटेंट को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एवरीवन।